हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1521। सेलेस्टे ने जो कहा उससे नोवा भी हैरान थी। उसने सेलेस्टे को बड़े होते देखा था, इसलिए वह एल्डर रेड के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सेलेस्टे हमेशा बहुत जिद्दी रही थी और जिस बात पर वह सुनिश्चित हो जाती थी उसके बारे में कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। इस प्रकार जब सेलेस्टे ने कहा कि वह नेक को स्पष्टीकरण नहीं देगी तो नोवा ने उसे मनाना जारी नहीं रखा। वह जानती थी कि कोशिश करना भी बेकार है। एल्डर रेड उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी और उसका मन बदलना असंभव था। नोवा इसे खुद भी कर सकती थी। फिर भी एल्डर रेड ने अपना सिर झुकाया और इस समय नेक से माफी मांगी। नोवा की राय में यह एक चमत्कार था। किसी को यह जानना चाहिए कि किसी के चरित्र को बदलना कठिन है। जैसा कि कहा जाता है, एक तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। इसके अलावा सेलेस्टे लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही थी और उसके लिए बदलना और भी असंभव था। इसके अलावा इरिडेसेंट सेक्ट और सेंट रेल्म में 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के समर्थन के साथ नेक उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या एल्डर रेड खुद को नीचा दिखा रही है और साहिल की खातिर माफी मांग रही है? नोवा ने सोचा, इस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है? वह एल्डर रेड को नेक से माफी मांगने के लिए इस अपमान को सहने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? नोवा अब साहिल की पहचान के बारे में उत्सुक थी। आज के बाद वह इस बच्चे को अच्छी तरह से जानना चाहती थी और देखना चाहती थी कि उसमें ऐसा क्या खास है। सेलेस्टे ने अपमान सहा। माफी मांगने के बाद उसने मूल रूप से सोचा था कि आज का मामला खत्म हो जाएगा और नेक पीछे हट जाएगा। साहिल भी इससे बचने में कामयाब हो जाएगा। जब तक साहिल जीवित रह सकता था ये सब इसके लायक होगा। हालांकि सेलेस्टे का निराश होना तय था क्योंकि नेक का साहिल को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, तस्क तस्क तस्क। सेलेस्टे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम माफी मांगोगी तो मैं साहिल को जाने दूंगा? तुम कितनी भोली हो। तुम उसकी जितनी परवाह करोगी उतनी ही कम संभावना है कि मैं उसे जाने दूंगा। मैं तुम्हें जीवन भर इसके लिए पछतावा कराऊंगा। यह एक सेंट का अपमान करने की कीमत है। नेक, मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली है, तुम आखिर चाहते क्या हो? सेलेस्टे ने दांत भींचकर पूछा। वह बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रही थी। हालांकि उसने अपना दिमाग कितना भी क्यों न खपा लिया हो, उसे कोई समाधान नहीं मिला। सेंट रेल्म में एक प्री सेंट के लिए एक इटर्नल रूलर रैंकर को मारना बहुत आसान था। भले ही सेलेस्टे और नोवा, दो सॉवरेन रैंकर्स, साहिल की रक्षा करना चाहते थे, उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी। यदि नेक उसके सामने अचानक प्रकट हुई नोवा को गलती से घायल करने से नहीं डरा होता, जिससे इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग सतर्क हो जाते, तो वह साहिल को पहले ही अपने नियंत्रण में ले चुका होता। उसकी किस्मत मजबूती से नेक के हाथों में थी। अब नेक तैयार था। नोवा के लिए अब दूसरे पक्ष को रोकना स्पष्ट रूप से असंभव था। अभी उसने नेक को अनसुने में पकड़ लिया था और नेक उसे चोट पहुंचाने से डर रहा था, इसलिए उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि साहिल मर जाए और मैं चाहता हूँ कि तुम, सेलेस्टे, इसके लिए हमेशा पछताओ। नेक के बोलने के बाद उसकी सेंट रेल ऊर्जा फिर से फूट पड़ी। ओह नहीं, एल्डर रेड, पीछे जाओ और साहिल की रक्षा करो, नोवा चिल्लाए। हालांकि वह साहिल की विशिष्ट पहचान नहीं जानती थी, लेकिन एल्डर रेड द्वारा इस बच्चे की इतनी रक्षा करने का कोई कारण होना चाहिए था, यहाँ तक कि खुद अपमान सहने की कीमत पर भी। ये संभव था कि इस बच्चे की कोई विशेष पहचान हो। इसके अलावा वे इरिडेसेंट सेक्ट वीआईपी क्षेत्र में थे, इसलिए नोवा के लिए यहाँ नेक को किसी को मारते हुए देखना असंभव था। अन्यथा एक बार जब इस बारे में बात बाहर निकल गई तो इरिडेसेंट सेक्ट की प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान होगा। प्रमुख के रूप में नोवा दोष से बच नहीं सकती थी। उसी समय नोवा की पीक इटर्नल ऊर्जा भी बाहर निकल आई। एक पीक इटर्नल स्वाभाविक रूप से एक सेंट की तुलना में बहुत खराब था और उनके बीच का अंतर एक झील और समुद्र की तरह था। हालांकि क्योंकि नेक ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी इसने काम किया और वह पूरी तरह से दबी नहीं थी। अध्याय 1522। नोवा इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा कर रही थी। उसने ऐसा करने की हिम्मत केवल इसलिए की क्योंकि वह जानती थी कि नेक उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। सेलेस्टे ने नोवा की आवाज़ सुनने के बाद अपना हाथ बढ़ाया और साहिल की छाती पर कपड़े पकड़ लिए। उसने जोर से खींचा जबकि उसके पैर हिलने लगे। एक पल में उसने साहिल के साथ जगह बदल ली और साहिल को अपने और नोवा के बीच रख दिया। एक इटर्नल रेल्म लेट सॉवरेन रैंकर की ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी। वह और नोवा अब बीच में साहिल की रक्षा कर रहे थे। इस समय साहिल एक कमजोर चींटी की तरह था जिसे 2 शक्तिशाली चींटियों द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। नेक एक विशालकाय व्यक्ति की तरह था। यदि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता तो इन तीनों चींटियों को केवल एक कदम से कुचलकर मार दिया जाता। हालांकि परेशानी से बचने के लिए वह अभी नोवा और सेलेस्टे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था।
यदि वह केवल साहिल को मरना चाहता था तो यह उसकी तकनीकी क्षमता की परीक्षा होगी। उसे सेलेस्टे और नोवा को चोट पहुंचाए बिना साहिल नन्ही चींटी को कैसे कुचलना चाहिए। जैसा कि वह बीच में खड़ा था, साहिल ने दो विशाल ऊर्जाओं को एक विशाल ऊर्जा के गोले का पीछा करते हुए महसूस किया। वे ऊर्जा के गोले को पहले ही नष्ट कर देते यदि वह उनके साथ आमने सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। साहिल जानता था कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य वह खुद था। हालांकि इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सिस्टम चीट कोड के साथ भी वह वर्तमान स्थिति को नहीं बदल सकता था। उसने थोड़ी सी भी शारीरिक हलचल करने की हिम्मत नहीं की। यदि नेक को कोई छोटी सी कमी दिख जाती तो साहिल यहीं मर जाता। साहिल अभी केवल एक ही चीज कर सकता था, वह थी अपनी माइंड पावर को अपने शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर केंद्रित करना ताकि वह अपनी रक्षा कर सके और केवल एक बार में मारे जाने से बच सके। उसके पास अभी प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं था। साहिल ने उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन दो महिलाओं द्वारा उसकी रक्षा की जाएगी और वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब वह केवल उनकी लड़ाई के परिणाम का इंतजार कर सकता था। यदि नेक जीत गया तो वह मर जाएगा, यदि सेलेस्टे जीत गई तो वह जीवित रहेगा। शक्तिहीनता की यह भावना जिसमें उसका जीवन और मृत्यु दूसरों के हाथों में थी, वास्तव में भयानक थी। साहिल ने कसम खाई कि वह अपने जीवन में फिर कभी इस भावना का अनुभव नहीं करना चाहेगा। वह कितनी इच्छा करता था कि वह अब अपना पैर पटक सके ताकि उसकी दबंग ऊर्जा प्रकट हो सके और उसकी अजेय ऊर्जा जो सेंट नेक से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी उसके शरीर से फूट पड़े। वह नेक को अपनी ताकत महसूस कराना चाहता था, उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था, उसे डैडी कहलवाना चाहता था और अपनी जान बख्शने की भीख मंगवाना चाहता था। हालांकि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। उसके द्वारा कुछ दिखावटी शब्द कहने के बाद वह नेक की डरी हुई नज़र के सामने उसे थप्पड़ मारकर मार सकता था। अपने दो हाथों से एक सेंट को मारने का विचार अद्भुत था। यह अफसोस की बात थी कि वह अभी इसके बारे में केवल सपना ही देख सकता था। यदि वह इसे हासिल करना चाहता था तो उसे इस आपदा से सुरक्षित रूप से गुजरना था, अन्यथा सब कुछ शून्य पर लौट आएगा। समय के साथ साहिल ने महसूस किया कि सेलेस्टे और नोवा अपनी पकड़ खोने वाले थे। उसने कई बार अपनी नंगी त्वचा पर ठंड महसूस की, जिसका अर्थ था कि नेक ने उसे लगभग छू लिया था। एक बार जब दूसरा पक्ष उसके संपर्क में आ जाता, भले ही वह सिर्फ त्वचा होती, उसका शरीर एक सेंट की ताकत का थोड़ा सा भी हिस्सा सहन नहीं कर पाता। अध्याय 1523। नेक के लिए नोवा और सेलेस्टे से बचकर सीधे साहिल को मारना थोड़ा कठिन था। वह कई बार सफल होने के करीब पहुंचा। इन पलों के दौरान सेलेस्टे ने उसे अपने शरीर से रोक दिया। इस प्रकार उसे अपनी ताकत फिर से वापस लेनी पड़ी। सेलेस्टे मर नहीं सकती थी, अन्यथा ये निश्चित रूप से उसकी गुरु एरा को सतर्क कर देता। वह स्टार किंगडम की अनुभवी सेंट थी। हो सकता है कि उसने प्री सेंट रैंक पार कर ली हो और ट्रू सेंट बन गई हो। भले ही नेक की प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक प्री सेंट होती, वह पहले से ही एक लेट या पीक प्री सेंट हो सकती थी। वह अभी भी एक बिगिनर प्री सेंट था, इसलिए वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। इसके अलावा एरा इरिडेसेंट सेक्ट में अकेली सेंट नहीं थी। कुल मिलाकर 4 सेंट रेल्म प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं। नेक कैसे जीतता? भले ही सिमंस परिवार के स्वास्थ्य लाभ कर रहे ग्रैंड मास्टर सिमंस को यहाँ बुलाया जाता, वे भी उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। इसलिए नेक बहुत प्रतिबंधित था। बहुत अधिक ताकत होने लेकिन केवल थोड़ी सी ही उपयोग कर पाने की यह भावना नेक को बहुत असहज कर रही थी। वह वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। कोई प्रगति करने में विफल रहने के बाद नेक भी अपने दिल में चिंता करने लगा। नहीं, यह इस तरह जारी नहीं रह सकता। वे कुतिया पक्की है कि मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए वे साहिल को ढाल बनाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करती रहती हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। नेक ने अपना मन बनाया और सीधे साहिल की ओर झपटा। सेलेस्टे और नोवा अभी भी उसके सामने आने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थीं। इस बार नेक ने चकमा देने का विकल्प नहीं चुना। जब वह उन तीनों के करीब पहुंच रहा था तो उसने अपनी ऊर्जा फिर से बाहर निकाल दी। इस बार ये साहिल और दोनों महिलाओं की ओर निर्देशित थी। सेलेस्टे और नोवा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने केवल एक विशाल शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। उनके द्वारा जारी की गई ऊर्जा इस विशाल शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर उनके शरीर ऊर्जा की इस लहर की चपेट में आ गए। उन दोनों ने एक ही समय में मुंह भरकर खून थूका। तुरंत उनके शरीर जमीन से हट गए और हवा में उड़ गए। उनके पीछे साहिल का भी यही हाल हुआ। इन दो लोगों की सुरक्षा के बिना वह भी अपनी कम ताकत के साथ अपने सामने वाले दो लोगों की तरह ही समाप्त हो गया। पफफ मुंह भरकर खून थूकने के बाद उसका शरीर अनैच्छिक रूप से हवा में तैरने लगा। तीनों नेक की विस्फोटक ऊर्जा से उड़ गए। नोवा और सेलेस्टे ने उम्मीद नहीं की थी कि नेक उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा। उसने इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख और बुजुर्ग को चोट पहुंचाई। यह अब केवल उकसावा नहीं था, वह सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा कर रहा था। नेक ने भी पूरी ताकत झोंक दी। वह पहले साहिल को मारेगा और फिर तय करेगा कि बाद में क्या करना है।
यदि इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग बाहर आते तो वह नोवा और सेलेस्टे से माफ़ी मांग लेगा जब स्थिति और खराब हो जाएगी। एक सेंट का दो इटर्नल से माफ़ी मांगने के लिए खुद को नीचा दिखाना निश्चित रूप से सम्मान का उच्चतम रूप था। उसका मानना था कि इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी इसमें कोई गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। तीनों का फॉर्मेशन नष्ट हो गया था, वे सब हवा में उड़ गए। इसका मतलब था कि साहिल अब नोवा और सेलेस्टे की सुरक्षा में नहीं था। नेक इस पल अचानक साहिल के सामने प्रकट हुआ। उसने साहिल की ओर एक उदास भाव से देखा। चूंकि कोई उसे रोक नहीं रहा था, साहिल उसके सामने एक चींटी से अलग नहीं था और उसे नेक की उंगलियों की एक चुटकी से नष्ट किया जा सकता था। सेलेस्टे और नोवा ने भी देखा कि कुछ गलत था। हालांकि फिलहाल वे सीमा से बाहर थे और वे समय पर साहिल को नहीं बचा सकते थे। अध्याय 1524। नोवा ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। एक प्री-सेंट के सामने किसी को बचाने के लिए 2 सॉवरेन रैंकर्स के लिए यह बहुत कठिन था। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी ने वास्तविक प्रयास किया तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि चूंकि नेक ने ऐसा करने की हिम्मत की, सिमंस परिवार को इरिडेसेंट सेक्ट के क्रोध को सहन करने के लिए तैयार रहना होगा। नोवा इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख थी, इसलिए वह सेंट नेक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हालांकि वह अभी भी सिमंस परिवार को सबक सिखा सकती थी। साहिल, भागो! सेलेस्टे चिल्लाए, उसकी खून जैसी लाल आंखें चौड़ी हो गईं। वह जानती थी कि यदि साहिल नेक का सामना करेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि वह अब चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। सेलेस्टे ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आगे क्या होगा। उसने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में चुपचाप कहा, मुझे माफ करना साहिल। मैंने तुम्हें मार डाला। अगर मैं तुम्हें स्टार किंगडम में नहीं लाई होती तो तुम अभी भी मिल्की वे में अधिपति होते और अपनी छोटी गर्लफ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता रहे होते। वहां तुम्हारी अवज्ञा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। तुम अत्यंत प्रतिभाशाली थे और तुम्हारा स्वर्ग विरोधी साहसिक कार्य था। एक महान भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने पहले ही नेक को अपने दिल में उस व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध कर लिया था जिसे उसे मारना था। अब से उसका जीवन लक्ष्य नेक को मारना था। कीमत चाहे जो भी हो, वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी। साहिल ने सेलेस्टे की दहाड़ सुनी और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। भागो! अब जब मैं एक सेंट का सामना कर रहा हूं तो मैं कहां भागूंगा? मैं भाग नहीं सकता, ठीक है। साहिल ने अपने सामने नेक की ओर देखा। उसने पहली बार दूसरे पक्ष से बात की। हमारे बीच कोई द्वेष नहीं है ना? साहिल ने पूछा। नेक एक पल के लिए ठिठक गया। उसने साहिल से दया की भीख मांगने की उम्मीद की थी, न कि ऐसा अर्थहीन प्रश्न पूछने की। साथ ही साहिल नेक और निश्चित मृत्यु का सामना करते समय बहुत शांत था। इसने नेक को नाराज कर दिया। वह जो चाहता था वह यह था कि साहिल घुटने टेके और दया की भीख मांगे। वह चाहता था कि साहिल उसे जाने देने की भीख मांगे। बेशक भले ही साहिल ऐसा करता, वह उसे जाने नहीं देता। नेक ने बस शीर्ष पर होने की भावना का आनंद लिया। वह चाहता था कि साहिल शांति से गायब होने के बजाय दर्द में मरे। हमारा कोई द्वेष नहीं है, नेक ने उत्तर दिया। तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? साहिल ने फिर पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ, नेक ने उत्तर देना जारी रखा। तुम किसी और के बजाय मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी आंखों में खटक रहे हो। जब तुम सेंट बन जाते हो तो क्या तुम जिसे चाहो मार सकते हो? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। मैं देख रहा हूँ, मैं समझ गया। तुम मुझे कैसे मारना चाहते हो? आगे बढ़ो। क्या तुम दया की भीख नहीं मांगने जा रहे हो? इस बार पूछने की बारी नेक की थी। अगर मैं दया की भीख मांगता हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? साहिल ने वापस पूछा। नहीं, ठीक है, मैं मरूंगा चाहे मैं भीख मांगूं या नहीं, इसलिए भीख न मांगना ही बेहतर है। मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं है। चलो भी, तुम मुझे मारना चाहते हो और मुझे अभी भी उसी तरह व्यवहार करना है जैसा तुम पसंद करते हो। क्या तुम अपना आपा खो चुके हो? क्या तुम डॉक्टर को दिखाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम किसे डांट रहे हो? नेक की आंखें ठंडी हो गईं। वह साहिल को तुरंत मारना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि साहिल इतनी आसानी से मरे। बेशक मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें डांटना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम नेक है ना? ये नाम बहुत भयानक है। तुम्हारे माता पिता जरूर बेवकूफ़ होंगे, है ना? क्या वे मूर्ख हैं? यदि नहीं, तो उन्होंने तुम्हारा नाम ऐसा क्यों रखा जिसका अर्थ बुद्धि से भरपूर होता है? वैसे क्या तुम्हारे माता पिता अभी भी जीवित हैं? मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ हैं। भले ही वे हों, वे गुस्से से मर सकते हैं क्योंकि उनका तुम्हारे जैसा बेटा है। मर जाना ही बेहतर है। साहिल खुद से बात कर रहा था, लेकिन नेक का भाव और भी अप्रिय होता जा रहा था। वह साहिल को मारना चाहता था। वह इसे अभी करना चाहता था, तुरंत, अभी के अभी। साहिल के बेबाक बयानों ने नेक के गुस्से को सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर दिया और उसका गुस्सा लगभग उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा था।
अध्याय 1525। तुम मौत मांग रहे हो। नेक ने अपने दांत भींचे और एक एक शब्द थूका। साहिल के बेबाक बयानों ने उसके दिल में राक्षसी गुस्से को जगा दिया। कितने साल हो गए थे जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। नेक को धुंधली याद थी कि बहुत समय पहले ऐसा कुछ हुआ था। अंततः उसने उस व्यक्ति के परिवार को खत्म करने के लिए सिमंस परिवार की शक्ति का उपयोग किया। अप्रत्याशित रूप से सेंट बनने के बाद एक चींटी द्वारा उसका फिर से अपमान किया गया। केवल साहिल के शरीर को हजारों टुकड़ों में कुचलकर और उसकी हड्डियों को राख में बदलकर ही नेक के भारी गुस्से को बुझाया जा सकता था। इस समय वह बस साहिल को मारना चाहता था। फिर वह साहिल के परिवार को ढूंढेगा और उसके परिवार के सभी सदस्यों को खत्म कर देगा। बाकी सब उसकी सोच से परे था। नेक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और साहिल के सिर के ऊपर का हिस्सा पकड़ लिया। नहीं, सेलेस्टे चिल्लाए, हालांकि उसकी आवाज ने नेक को नहीं रोका। साहिल ने देखा कि एक बड़ा हाथ उसकी ओर आ रहा है। वह बड़े हाथ की हरकतों और उसके प्रक्षेपवक्र को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसका शरीर इसका विरोध नहीं कर सका। यह क्षेत्रों का दमन हो सकता है। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंक था, जबकि दूसरा सेंट रेल्म प्रीसेंट था। इस भारी अंतर की भरपाई शायद ही किसी अन्य कारक द्वारा की जा सकती थी। पूर्ण शक्ति के सामने सारी साजिशें व्यर्थ थीं। अपनी माइंड पावर की ताकत के साथ भी साहिल प्रतिद्वंद्वी की हरकतों को मुश्किल से स्पष्ट देख सकता था। उसका शरीर भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका, इसलिए वह केवल देख सकता था जब नेक का बड़ा हाथ उसके सिर पर उतरने से पहले उसके पास आया। मृत्यु की आभा उतर रही थी। इस समय नेक को केवल अपने हाथ से बल लगाने की जरूरत थी और साहिल का पूरा सिर कुचल दिया जाता। उसी समय नेक की सेंट रेल्म ऊर्जा साहिल के पूरे शरीर में फैल जाएगी, उसके शरीर को नष्ट कर देगी और उसे खुद को ठीक करने से रोक देगी। इस तरह साहिल पूरी तरह से मारा जाएगा। हालांकि मौत के सामने साहिल असाधारण रूप से शांत था। आमतौर पर मौत का सामना करने पर अन्य लोग जो घबराहट दिखाते थे, वह बिल्कुल भी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी सारी माइंड पावर को सीमा तक पहुंचा दिया और फिर नेक की पकड़ से बचाने के लिए इसे अपने सिर के ऊपर इकट्ठा कर लिया। अभी वह बस इतना ही कर सकता था। जहां तक पलटवार करने की बात है, साहिल ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इसका कारण ये था कि दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। वह केवल अधिक से अधिक समय को बढ़ा सकता था और फिर सब कुछ भाग्य पर छोड़ सकता था। नेक द्वारा साहिल के सिर के ऊपर का हिस्सा पकड़ने के बाद उसके मुंह का कोना एक भयावह मुस्कान में बदल गया। नरक में जाओ चींटी, एक सेंट को नाराज करने का तुम्हें यही मिलता है। न केवल तुम मरोगे बल्कि तुमसे संबंधित हर कोई मरेगा। मैं अपनी नफरत को कम करने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। नेक के शब्द कमरे में गूंज उठे। लगभग हर कोई भविष्यवाणी कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है। साहिल की खोपड़ी कुचल दी जाएगी, फिर उसका शरीर नष्ट हो जाएगा और अंत में वह मर जाएगा। हालांकि वह एक इटर्नल था और उसका शरीर खुद को ठीक कर सकता था, नेक साहिल को कभी मौका नहीं देगा। साहिल को मरना ही था। मत करो, मत करो, मत करो, सेलेस्टे चिल्लाती रही। उसकी आवाज़ कितनी असहाय और सुनसान थी। नोवा ने भी असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर लीं, आगे आने वाले खूनी दृश्य को देखने के लिए अनिच्छुक थी। साहिल ने शांति से नेक की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट या डर नहीं था। वह मौत को स्वीकार कर चुका था। उसने जितना अधिक ऐसा किया, नेक को उतना ही अधिक गुस्सा आया। मरो। साहिल की खोपड़ी को कुचलने के लिए नेक ने अपनी उंगलियों में बल लगाया। लिविंग रूम की अन्य सभी महिलाओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे ऐसा खूनी दृश्य नहीं देखना चाहती थीं। नेक ने अचानक एक भ्रमित आवाज निकाली। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वह फिर भी साहिल के सिर को कुचलने में असमर्थ रहा। अध्याय 1526। ऐसा लगा जैसे ये किसी चीज से अवरुद्ध हो गया हो। ये कैसे संभव है? नेक एक प्रीसेंट था और साहिल सिर्फ एक रूलर रैंकर था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर कोसों दूर था। यहाँ तक कि नेक की ताकत का 1% भी साहिल सहन नहीं कर सकता था, 10% तो दूर की बात है। यदि किसी प्रीसेंट द्वारा 10% ताकत के साथ एक रूलर रैंकर की खोपड़ी को कुचलने में विफल होने की बात बाहर निकल गई, तो नेक निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को जोर जोर से हंसाएगा। नेक स्टार किंगडम का सबसे बड़ा मजाक और हंसी का पात्र भी बन जाएगा। इसके बावजूद नेक अपनी ताकत का 10% उपयोग कर रहा था, लेकिन साहिल अभी भी साबुत था। असंभव घटित हो गया था। जब नेक ने वह आवाज निकाली तो कमरे की अन्य महिलाओं ने भी अपनी आंखें खोल दीं। उन्होंने जो देखा वह खूनी दृश्य नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। साहिल और नेक उसी स्थिति में रहे जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद की थीं। क्या हो रहा है? क्या नेक साहिल को छोड़ रहा है? जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, इसे तुरंत खारिज कर दिया गया। अभी नेक के प्रदर्शन को देखते हुए साहिल को छोड़ना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। फिर उसने साहिल को क्यों नहीं मारा? हर किसी के मन में यह सवाल था। नेक अपनी 10% ताकत से साहिल को नहीं मार सका।
होश में आने से पहले नेक एक पल के लिए ठिठक गया। सबकी निगाहें उस पर और साहिल पर थीं। इसने नेक को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। एक गरिमा में सेंट के रूप में वह मरोक चिल्लाने के बाद साहिल चींटी को मारने में विफल रहा। उसके लिए ये केवल एक शर्म की बात और एक बड़ा अपमान था। गुस्सा फिर से उसके दिमाग में आ गया। नेक ने तुरंत अपनी ताकत बढ़ा दी। बूम! ऊर्जा के अचानक उछाल ने सेलेस्टे और नोवा को फिर से हवा में फेंक दिया। दूरी पर मध्यम आयु वर्ग के परिचारक और 7 परियां भी प्रभावित हुईं। वे इटर्नल रेल में भी नहीं थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह से मारने के लिए एक सेंट से केवल थोड़ा सा शॉकवेव लगेगा। मौत के संकट का सामना करते समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे केवल अपनी आस्म कयामत को देखते हुए दहशत का भाव दिखा सकते थे। सौभाग्य से इस समय नोवा उनके सामने उतरी। नोवा के पास किसी भी चीज पर विचार करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नोवा ने अपनी गोद से एक मनका निकाला और उसे कुचल दिया। फिर एक ढाल दिखाई दी जिसने मध्यम आयु वर्ग के परिचारक और 7 परियों को ढक लिया और नेक की सेंट रेल ऊर्जा की शॉकवेव को रोक दिया। उनकी मृत्यु का संकट अस्थायी रूप से टल गया। हफ! नोवा ने एक लंबी सांस ली। उसने आखिरकार 7 परियों को बचा लिया। यदि 7 परियां मर जाती तो इरिडेसेंट सेक्ट गर्मागरम खबर बन जाता। थोड़ी देर तक राहत मिलने के बाद नोवा ने नेक पर नजरें टिकाए रखीं। मरो! नेक दहाड़ा। उसी समय उसने अपनी ताकत 10% से बढ़ाकर 30% कर दी। वह कितनी मजबूत होगी! नेक की ऊर्जा के तहत पहले से ही ढह रहा कमरा तुरंत टूट गया। कई शक्तिशाली सुरक्षात्मक संरचनाएं भी नष्ट हो गईं। बूम बूम बूम! वह इमारत जहां पूरा वीआईपी हॉल स्थित था, पलक झपकते ही गायब हो गई। जो बचा था वह केवल अनगिनत मलबा और टुकड़े थे। अध्याय 1527। दृश्य अस्त व्यस्त था। नोवा और मध्यम आयु वर्ग के परिचारक, साथ ही 7 परियां ढाल में बने रहे। उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि नोवा ने जो मनका निकाला था वह भी एक दुर्लभ खजाना था। सेलेस्टे घबराहट में मलबे से बाहर निकली। उसकी स्थिति ढाल में रही नोवा की तुलना में बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे जिससे नीचे की कोमल त्वचा दिखाई दे रही थी। उसके मुंह के कोने पर खून भी था। सेलेस्टे के बाहर आने के बाद उसने खुद की जांच करने का समय मिलने से पहले जल्दी से नेक और साहिल की ओर देखा। वह जानती थी कि साहिल अब निश्चित रूप से मर चुका है, लेकिन वह खुद को चमत्कार की उम्मीद करने से नहीं रोक सकी। जब उसने उन दोनों को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी का भाव आ गया। साहिल अभी मरा नहीं था। वे दोनों अभी भी अपनी मूल स्थिति में थे। सेलेस्टे ही अकेली नहीं थी जो हैरान करने वाला भाव दिखा रही थी। ढाल में नोवा भी मुस्कुरा रही थी। वाकई वह जानती थी कि साहिल कोई साधारण लड़का नहीं था, क्योंकि एल्डर रेड ने उसे इतना महत्व दिया था। वह सिर्फ एक बिगिनर रूलर रैंकर था और फिर भी उसने 2 बार प्री सेंट का आमना सामना किया। यह अब ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक इटर्नल हासिल कर सके। यहां तक कि नोवा, एक पीक सॉवरेन रैंकर, भी मर जाती यदि उसका सामना नेक, एक प्री सेंट से होता। चाहे साहिल ने कोई भी रणनीति अपनाई हो, उसने जो बनाया वह केवल अभूतपूर्व चमत्कार थे। ढाल में अन्य सभी लोगों ने अविश्वसनीय भाव दिखाए। नेक, जो शक्तिशाली सेंट था, साहिल को 2 बार मारने में विफल रहा। निश्चित रूप से जो इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी हॉल में प्रवेश कर सकते थे वे सभी असाधारण थे। साहिल कम उम्र में ही नेक, जो सेंट था, के सामने खड़ा होने में सक्षम था, इसलिए उसका भविष्य असीमित होना चाहिए। 7 परियों ने साहिल की ओर देखा। हालांकि नेक उसे उसके सिर के ऊपर से पकड़ रहा था और वह हिल नहीं सकता था, लेकिन साहिल का शांत भाव 7 परियों के दिल में बेहद सम्मानजनक था। उन्हें यहां तक लगा कि साहिल आज नहीं मरेगा। वह एक सेंट के हमले से बचने वाला पहला रूलर रैंकर होगा। नेक भी इस समय चौंक गया था। उसने एक बिगिनर प्री सेंट के रूप में अपनी 30% ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वह साहिल के सिर को कुचल नहीं सका और उसे मार नहीं सका। ये वास्तव में अस्वीकार्य था। एक रूलर रैंकर को मारना इतना कठिन कब से हो गया? क्या दुनिया बदल गई है, या मैं बहुत कमजोर हूं? नेक को कुछ आत्मसंदेह था। उसने फिर चारों ओर नजर डाली। उसके अकेले हमले के बाद इरिडेसेंट सेक्ट का कमरा जमींदोज हो गया, इसलिए इसने साबित कर दिया कि उसकी ताकत के साथ कोई समस्या नहीं थी। इरिडेसेंट सेक्ट का वीआईपी हॉल कोई साधारण इमारत नहीं थी। न केवल इसे सबसे मजबूत लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया था, बल्कि इसमें कई शक्तिशाली सुरक्षात्मक संरचनाएं भी तराशी गई थीं। हालांकि साहिल, जो हमले के केंद्र में था, सुरक्षित था। नेक की नज़र साहिल पर पड़ी और उसने साहिल के शांत भाव को देखा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी थी। ये छोकरा ही समस्या है। अध्याय 1528। इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी हॉल को जमींदोज कर दिया गया था और वह खंडहर में बदल गया था। तेज आवाज ने इरिडेसेंट सेक्ट के सदस्यों को भी सतर्क कर दिया। अनगिनत आकृतियां जल्दी से घटनास्थल की ओर उड़ गईं। कई अंतरिक्ष दरारें भी दिखाई दी, जिनमें से इरिडेसेंट सेक्ट के वरिष्ठ सदस्य बाहर आए। लेडी ड्रीम, यहाँ क्या हो रहा है? एक वरिष्ठ सदस्य ने पूछा।
नोवा ढाल से बाहर निकली, उन वरिष्ठ सदस्यों की ओर देखा जो आ चुके थे, और पास आ रहे सामान्य सदस्यों से कहा, आप सभी को पहले पीछे हट जाना चाहिए। दूसरों को रोकें और किसी को पास न आने दें। लेडी ड्रीम, कोई अभी भी पूछना चाहता था। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, बाहर जाओ। नोवा चिल्लाए। जी, लेडी ड्रीम। इरिडेसेंट सेक्ट के वरिष्ठ सदस्य अन्य सदस्यों को रोकने के लिए जल्दी से पीछे हट गए जो उड़कर आ रहे थे। नोवा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि अगर नेक पागल हो गया और उसने ऐसा दोबारा किया तो इरिडेसेंट सेक्ट को भारी हताहत होना पड़ेगा। साहिल, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ ऐसा करके बच सकते हो। तुम बहुत भोले हो, मैं आज तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। नेक ने दांत पीसते हुए थूका। वास्तव में, यदि उसने पहली बार असफल होने के बाद अपनी तकनीक बदल दी होती तो साहिल विरोध नहीं कर पाता। हालांकि नेक नहीं चाहता था और वह कर भी नहीं सकता था। उसने साहिल को इसी तरह मारने की जिद की। नेक, मुझे कहना होगा कि तुम बहुत बातूनी हो। मेरे गृहनगर में एक कहावत है कि खलनायक इसलिए मरते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक बात करते हैं। यदि तुम आज इतनी बकवास करते हो तो तुम्हारा भविष्य में कष्ट भुगतना तय है, साहिल ने शांति से कहा। तुम मरने की भीख मांग रहे हो। तुम्हें इतनी बकवास करते सुनकर मेरे कान पहले ही पक गए हैं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। नेक ने साहिल को घूरा और बोलना बंद कर दिया। हर बार जब वह सबसे पहले बोलता था तो उसका अंत खोलते हुए होता था। दूसरी ओर साहिल अभी भी शांत और संयमित दिख रहा था। इसलिए नेक ने अपने हाथों की ताकत बढ़ाना जारी रखा। इस बार, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, नेक ने साहिल को सीधे अपनी 80% ताकत के साथ मारने की योजना बनाई। हालांकि इसी क्षण हवा अचानक जम गई। नेक दंग रह गया और उसका हाथ भी रुक गया। फिर चारों दिशाओं से एक ठंडी आवाज आई। नेक, यह इरिडेसेंट सेक्ट है। तुम कब तक गड़बड़ करने जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इरिडेसेंट सेक्ट में कोई तुम्हें वश में नहीं कर सकता? यह आवाज़ सुनकर सेलेस्टे खुशी के आंसू रो पड़ी। हम बच गए। सेलेस्टे इस आवाज़ को जानती थी। हालांकि यह उसकी गुरु एरा नहीं थी, फिर भी वह सेंट रेल में इरिडेसेंट सेक्ट की प्रतिष्ठित बुजुर्गों में से एक थी। उसके आसपास होने से नेक कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिर्फ सेलेस्टे ही बहुत खुश नहीं थी, नोवा और अन्य लोग भी यह आवाज़ सुनकर बहुत खुश थे। प्रतिष्ठित बुजुर्ग आखिरकार दिखाई दी। वे आखिरकार बच गए। प्रतिष्ठित बुजुर्ग, मुझे कुछ कहना है। मैंने वर्तमान स्थिति इसलिए पैदा नहीं की क्योंकि मैं कोई तमाशा कर रहा था। इसके बजाय यह इसलिए है क्योंकि कोई बहुत आगे निकल गया है। स्टार किंगडम में कोई सेंट का अपमान नहीं कर सकता, लेकिन आज यहाँ मेरा बहुत अपमान किया गया है। आप भी एक सेंट हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मुझे समझ सकती हैं। यदि आप मेरी जगह होती तो आप भी वही करती जो मैंने किया, नेक ने जोर से समझाया। केवल दूसरे व्यक्ति की आवाज़ से ही वह जानता था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इन पुराने सेंटों की ताकत, जिन्होंने दसियों हजार वर्षों तक अपनी शक्ति जमा की थी, वास्तव में अथाह थी। वे तुम्हारा अपमान नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमारा अपमान कर सकते हो। तुमने हमारे लोगों को चोट पहुंचाए और हमारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया। क्या तुम ऐसा करके हमारा अपमान नहीं कर रहे हो? प्रतिष्ठित बुजुर्ग, आइए तर्कसंगत बने। आपने मामले का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं पूछा है, इसलिए आपके लिए इतना मनमाना होना उचित नहीं है। तर्कसंगत, क्या स्टार किंगडम तर्क करने की जगह है? ये शक्तिशाली लोगों की जगह है। जो सबसे मजबूत होता है वही नियम बनाता है। क्यों न हम द्वंद्व युद्ध करें और जो जीतेगा वही नियम बनाएगा। प्रतिष्ठित बुजुर्ग, आप जरूर मजाक कर रही होंगी। मैं, एक जूनियर, आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? क्या मैं खुद को प्रताड़ित करने के लिए नहीं कहूँगा? चूंकि तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, तो मैं तुम्हें इस जगह को इसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए 1 महीने का समय दूंगी। तुम्हें इरिडेसेंट सेक्ट के किसी भी संसाधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं और मेरी बहनें तुम्हारे परिवार का दौरा करेंगी। अध्याय 1529। जब नेक ने सुना कि इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग सिमंस परिवार का दौरा करने वाले हैं तो वह घबरा गया। वह उनमें से एक को भी नहीं हरा सकता था, 4 की तो बात ही छोड़िए। भले ही वह ग्रैंड मास्टर की मदद मांगे, फिर भी वे नहीं जीत सकते थे। वह उन्हें सिमंस परिवार में नहीं जाने दे सकता था। हालांकि नेक ने तुरंत अपना सिर झुकाने और हार मानने से इनकार कर दिया। यूनिवर्स कन्वेंशन में यह निर्धारित किया गया था कि सेंट स्टार किंगडम में अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते, खासकर यदि ये 2 सेंटों के बीच हो, क्योंकि विनाशकारी शक्ति बहुत बड़ी होगी। एक बार जब दोनों पक्ष वास्तव में लड़े तो ये स्टार किंगडम को अथाह नुकसान पहुंचाएगा। उस समय 2 सेंट अपनी लड़ाई के दौरान बहुत तीव्रता से लड़े और अकेले उसके बाद के प्रभाव ने करोड़ों लोगों की आबादी वाले एक महाद्वीप को नष्ट कर दिया। इसके कारण महाद्वीप बिखर गया और महाद्वीप पर 9.9% से अधिक जीवन समाप्त हो गया। उस लड़ाई को एक आपदा के रूप में वर्णित किया गया था। महाद्वीप के लोगों ने भी वही अनुभव किया था जो दुनिया के अंत जैसा प्रतीत होता था।
डर और हताशा में अनगिनत लोगों की जान चली गई। तब से उस भयानक स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए यूनिवर्स कन्वेंशन ने एक और नियम जोड़ा। सेंट को स्टार किंगडम में कार्रवाई करने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा उन्हें स्टार किंगडम के सभी सेंटों द्वारा सामूहिक रूप से दंडित किया जाएगा। यदि वे लड़ना चाहते थे तो उन्हें स्टार किंगडम छोड़ देना चाहिए और बाहर शून्य में लड़ना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो किसी को कोई परवाह नहीं होगी। बेशक ये पूर्ण नहीं था। नेक अपनी शक्ति को एक छोटी सी सीमा तक सीमित करने में कामयाब रहा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हर किसी ने भी आंखें मूंद लीं और उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। सेंट को वे अधिकार मिलने चाहिए जिनके वे हकदार हैं, अन्यथा यदि उन्हें डांटा जाता है तो वे पलटवार नहीं कर पाएंगे। शायद कोई भी सेंट ऐसा नहीं होगा जो उस पर सहमत होगा। हर कोई अनकही कठिनाइयों से गुजरते हुए लगभग मर चुका था और दूसरों से श्रेष्ठ होने और अनगिनत लोगों के सम्मान और प्रशंसा का आनंद लेने के लिए एक सेंट बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यदि उन्हें इन सब के बाद जो परिणाम मिला वह अधिक प्रतिबंध थे तो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा स्टार किंगडम में सभी जीवन, चाहे वह मानव हो या अन्य जातियां, एक बार सेंट रेल्म तक पहुंचने के बाद स्वचालित रूप से एक संगठन में जुड़ जाएंगे। इस संगठन का नाम सेंट्स एसोसिएशन था। यूनिवर्स कन्वेंशन सेंट्स एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था। स्टार किंगडम के सभी सेंट्स एसोसिएशन द्वारा प्रबंधित किए जाते थे। हालांकि सेंट्स एसोसिएशन के पास स्टार किंगडम की अन्य ताकतों की तरह विभिन्न कड़े नियम और कानून नहीं थे। सेंट्स एसोसिएशन वास्तव में एक बहुत ही ढीला संगठन था। उनकी सबसे बड़ी भूमिका स्टार किंगडम में सभी सेंटों को इकट्ठा करना था जब स्टार किंगडम को संकट का सामना करना पड़ता था और संकट का मिलकर सामना करने के लिए मिलकर काम करना था। साथ ही ये स्टार किंगडम में गंभीर आंतरिक घर्षण से बचने के लिए स्टार किंगडम में एक सेंट के कदाचार को भी सीमित करेगा। जहां तक अन्य तुच्छ मामलों की बात है, सेंट्स एसोसिएशन उनसे परेशान नहीं होगा। प्रतिष्ठित बुजुर्ग, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। आखिरकार मैं भी एक सेंट हूं और स्टार किंगडम में एक सेंट का अपमान नहीं किया जा सकता। इसे हर कोई पहचानता है। इस बच्चे साहिल ने सीधे मेरे परिवार को डांटा। क्या मुझे पलटवार नहीं करना चाहिए? जहां तक मैंने जो किया, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। इसलिए कृपया प्रतिष्ठित बुजुर्ग, मुझे क्षमा करें, नेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं कि इरिडेसेंट सेक्ट में इतनी लापरवाही से काम करना सही है क्योंकि आप पागल हैं? मैं आपको बता दूं, नेक, सौभाग्य से आज की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, अन्यथा आप यहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाते। हम बहनें इतने लंबे समय से बाहर नहीं आई हैं और हर कोई हमारे बारे में लगभग भूल चुका है। हमें अपनी ताकत दिखाने के तरीके के रूप में आपको उपयोग करने के लिए मजबूर न करें, इरिडेसेंट सेक्ट की प्रतिष्ठित बुजुर्ग ने शत्रुतापूर्ण स्वर में कहा। इस अवधि के दौरान उनकी योजनाओं को अस्थायी रूप से टाल दिया गया था क्योंकि सेलेस्टे के आकर्षक शरीर को सक्रिय किया गया था। परिणामस्वरूप चारों बहनें बहुत खराब मूड में थीं। फिर नेक ने संयोगवश मुसीबत खड़ी कर दी। यदि सेलेस्टे प्रतिष्ठित बुजुर्गों के मूड को शांत करने के लिए लोरेन को वापस नहीं लाई होती तो नेक को आज कष्ट भुगतना पड़ता। सेंट्स एसोसिएशन सेंट को स्टार किंगडम के भीतर लड़ने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि वे डरे हुए थे कि लड़ाई के बाद के प्रभाव से भारी हताहत और परिणाम होंगे। हालांकि जब तक चीजों को छोटे पैमाने पर रखा गया तब तक सेंट्स एसोसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय 1530। यदि बहनें नेक को सबक सिखाना चाहती थीं तो क्या वे उसे विरोध करने का मौका देंगी? जाहिर है नहीं। भले ही नेक भी एक सेंट था, इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे था। नेक बहुत गुस्से में था जब दूसरे पक्ष ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था। यदि लड़ाई छिड़ जाती तो इरिडेसेंट सेक्ट के 4 सेंटों का कुछ करने से पहले ही यह खत्म हो सकता था, जो शायद ट्रू सेंट्स भी हो सकते थे। सीनियर, यदि आप ऐसा कहती हैं तो मैं, नेक सिमंस, आज हार मान लूंगा, लेकिन मैं सेंट्स एसोसिएशन में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखूंगा। जो भी हो, एक तिरस्कारपूर्ण आवाज ने कहा। चारों बहनें सेंट्स एसोसिएशन में वरिष्ठ हस्तियां थीं और सेंट्स एसोसिएशन में उनका दर्जा कम नहीं था। क्या वे नेक, एक नए सेंट की अपील से डरेंगी? कितना हास्यास्पद। ठीक है, मैं हार स्वीकार कर लूंगा और मैं वही करूंगा जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था, लेकिन मैं साहिल को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। उसने मेरे परिवार का अपमान किया है और उसे सबसे गंभीर सजा स्वीकार करनी होगी। नेक, तुम मुझसे सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं हो। यदि तुम समझदार हो तो बाहर निकलो और मुझे अपना मन बदलने के लिए मजबूर मत करो, या मैं निश्चित रूप से तुम्हें आज यहाँ कुछ छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। नेक अपनी जगह पर जम गया। उसका दाहिना हाथ अभी भी साहिल का सिर पकड़े हुए था। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। जाहिर है वह साहिल को इस तरह जाने देने के लिए अनिच्छुक होगा। हालांकि यदि उसने इनकार कर दिया तो वह क्या कर सकता था? ईमानदारी से कहूं तो नेक इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों के सामने वीआईपी हॉल में किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। सिमंस परिवार और इरिडेसेंट सेक्ट के बीच अभी भी एक अंतर था।
दोनों पक्ष एक ही स्तर पर नहीं थे। भले ही सिमंस परिवार के ग्रैंड मास्टर ठीक हो गए हों, फिर भी वह और नेक इरिडेसेंट सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर अभी भी गंभीर रूप से घायल थे। प्रतिष्ठित बुजुर्ग साहिल इरिडेसेंट सेक्ट से नहीं है। क्या आप वास्तव में उसके लिए सिमंस परिवार के साथ अनबन करना चाहती हैं? नेक ने अनिच्छा से पूछा। ये सिद्धांत की बात है। यदि यह बच्चा यहाँ नहीं होता तो मुझे उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन चूंकि वह इरिडेसेंट सेक्ट में है इसलिए आप उसे ले नहीं जा सकते। अन्यथा इरिडेसेंट सेक्ट स्टार किंगडम में मजाक का पात्र बन जाएगा। जहां तक अनबन की बात है, क्या आपको लगता है कि मैं इरिडेसेंट सेक्ट आपके परिवार से डरती हूं? साहिल ने यह सुनकर राहत की सांस ली। मैं बच गया। वह देख सकता था कि नेक इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों से डरता था। दोनों पक्षों की ताकतों के बीच एक निश्चित अंतर होना चाहिए। अब जब प्रतिष्ठित बुजुर्ग बोल चुकी थी, नेक शायद उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही उसने हिम्मत की जब तक साहिल सहन कर सकता था और एक पल में नहीं मारा जाता था, इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग अभी भी उसे बचा सकते थे। साहिल झूठ बोल रहा होगा यदि उसने कहा कि वह अभी मौत के संकट का सामना करने के बारे में घबराया हुआ नहीं था। हालांकि वह जानता था कि घबराया हुआ और डरा हुआ महसूस करना बेकार था, क्योंकि वह इस बिंदु तक पहुंच गया था। भले ही साहिल घुटनों के बल दया की भीख मांग रहा था, नेक फिर भी उसे नहीं छोड़ता। इसके अलावा अगर साहिल ने ऐसा किया तो इससे नेक को केवल खुशी होती। अध्याय 1531। नेक के सेंट बनने के बाद पिछले 1000 से अधिक वर्षों में ये दूसरी बार था जब वह अवाक रह गया था। पहली बार साहिल ने उसे ऐसा किया था। दोनों बार एक ही दिन में हुआ। जब नेक सेंट बना तो उसे सेंट्स एसोसिएशन में आमंत्रित किया गया था। वह सेंट्स एसोसिएशन में अन्य सेंट्स से भी मिला। दोनों पक्ष बहुत विनम्र थे। हालांकि जैसे ही वह इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों का सामना कर रहा था, ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसने नेक को हैरान कर दिया। नेक ने सेंट्स एसोसिएशन से सेंट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था। सेंट्स एसोसिएशन के बाहर एक वाक्य खुदा हुआ था, आसमान के नीचे सभी सेंट्स एक परिवार हैं। यहाँ आसमान का तात्पर्य स्टार किंगडम से था। सेंट्स एसोसिएशन की नज़र में स्टार किंगडम के सभी सेंट्स को एक बड़े परिवार के रूप में माना जा सकता था। वे सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे और गिरेंगे। इसलिए नेक ने भी गलत समझा और मान लिया कि सेंट्स उतने ही मिलनसार थे जितने सेंट्स एसोसिएशन के लोग। वह नहीं जानता था कि सेंट्स एसोसिएशन वास्तव में स्टार किंगडम के लिए स्थापित किया गया था। यही वजह थी कि इसका विज्ञापन इस तरह किया गया था। इसके अलावा प्रत्येक सेंट की अपनी ताकत होती थी। जब स्टार किंगडम संकट में नहीं था तो हर किसी को उस बल के प्रति विचारशील होने की आवश्यकता थी जिससे वे संबंधित थे। हालांकि सिमंस परिवार में एक ग्रैंड मास्टर था जो एक सेंट भी था। वह दसियों हजार वर्षों से एकांत में था और ऐसी अफवाह थी कि वह अपनी चोटों से उबर रहा था। नेक ने उसे भी नहीं देखा था। ग्रैंड मास्टर तब भी सामने नहीं आया जब वह सेंट रेल में पहुंचा। इसके बजाय उसने नेक को केवल एक वॉयस मैसेज भेजा। सबसे पहले उसने नेक की प्रशंसा की और फिर नेक से अहंकारी और उतावला न होने के लिए कहा। इसके अलावा उसने कहा कि नेक को कड़ी मेहनत जारी रखने की जरूरत है। स्टार किंगडम एक बहुत ही जटिल जगह थी और उसके जैसा प्री सेंट स्टार किंगडम में पैर जमाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसलिए हालांकि सिमंस परिवार में इस पूरे समय एक ग्रैंड मास्टर था जो एक सेंट भी था, नेक सेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। इतना कि सेंट बनने के बाद वह थोड़ा अहंकारी हो गया। उसे लगा कि चूंकि स्टार किंगडम के सभी सेंट सेंट्स एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं और एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। चूंकि सेंट्स एसोसिएशन द्वारा तैयार किए गए यूनिवर्स कन्वेंशन में यह भी निर्धारित किया गया था कि दो सेंट्स को स्टार किंगडम में लड़ने की अनुमति नहीं है, उसका मानना था कि वह स्टार किंगडम में जो चाहे कर सकता है। इसलिए जब नेक को एहसास हुआ कि सेलेस्टे के मामले में उसकी गलती थी, तब भी उसने स्पष्टीकरण मांगने के लिए यहाँ आने की हिम्मत की। यह एक सेंट की शक्ति थी। हालांकि इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों की उपस्थिति ने उसे महसूस कराया कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। वह जानता था कि ग्रैंड मास्टर सही था। लगाता है स्टार किंगडम बहुत जटिल है। मैंने अभी सेंट रेल में प्रवेश किया है। मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है और मैं बहुत कम जानता हूँ। नेक ने धीरे से साहिल का सिर छोड़ दिया। वह जानता था कि वह इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के खिलाफ नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास उन्हें हराने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। साहिल मुक्त हो गया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठ गया जो फटने ही वाला था और हाँफने लगा। सब कुछ बहुत कम समय में हुआ। उसे नेक द्वारा पकड़े जाने से लेकर अब तक केवल 10 सेकंड से कुछ अधिक समय हुआ था। हालांकि उन सेकंडों में साहिल कई जीवन और मृत्यु की चुनौतियों से गुजरा है। यदि उसकी शक्तिशाली माइंड पावर न होती और यदि उसने अपनी माइंड पावर को एक साथ संकुचित करके अपने सिर के चारों ओर इकट्ठा न किया होता तो नेक ने उसकी खोपड़ी को पहले ही कुचल दिया होता। भले ही वह वार को रोकने में कामयाब रहा, साहिल को अब तेज
सिर दर्द हो रहा था। उसके सिर पर उंगलियों के 5 गहरे निशान भी थे। ये नेक ने अपनी 30% ताकत के साथ छोड़ा था। एक सेंट की 30% ताकत का विरोध करना इतना आसान कैसे हो सकता था। अध्याय 1532। नेक अपनी 80% ताकत के साथ साहिल से निपटने वाला था। वास्तव में इसमें उतनी ताकत की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल अपनी ताकत को 50% तक बढ़ाने की आवश्यकता थी और साहिल की माइंड पावर उसका विरोध करने के लिए संघर्ष करती। ये देखकर सेलेस्टे जल्दी से साहिल के पास पहुंची और चिंता से पूछा, साहिल तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं से सेलेस्टे, चिंता मत करो, साहिल ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। उसका सिर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फटने वाला हो। प्रतिष्ठित बुजुर्ग, मैं नेक सिमंस, आज जो हुआ उसे याद रखूंगा और मैं आपसे फिर मिलूंगा। नेक ने ये कहने के बाद साहिल और सेलेस्टे पर एक नज़र डाली और इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ने ही वाला था। इसी क्षण तेज हवा का एक झोंका आया और बिजली की गति से नेक की छाती पर लगा। इससे पहले कि नेक प्रतिक्रिया कर पाता, वह तेज हवा की चपेट में आ गया और उसका शरीर सीधे जमीन पर गिर गया। धप, एक तेज आवाज हुई। नेक ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस अचानक हुई घटना को समझ नहीं सका। सेंट रेलमुन जैसे लोगों के लिए एक अप्राप्य ऊंचाई थी और सेंट अजय अस्तित्व भी थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नेक पर अचानक हमला किया जाएगा। इसके अलावा उसे चोट लगी थी। इससे पहले कि धूल बिखरने का समय मिलता, गहरे गड्ढे से एक आकृति उड़कर बाहर आए और उदास भाव के साथ हवा में खड़ी हो गई। वह नेक था। इस प्रहार ने उसे कोई ठोस नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह एक बड़ा अपमान था। वह एक गरिमा में सेंट था, लेकिन उस पर अप्रत्याशित रूप से हमला किया गया। साथ ही इसके कारण उसने जमीन में एक बड़ा गड्ढा भी बना दिया। प्रतिष्ठित बुजुर्ग, इसका क्या मतलब है? नेक ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। उसी समय उसने ये भी पुष्टि की कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह कम से कम एक ट्रू सेंट था, अन्यथा उसे इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचती। उसने अभी स्पष्ट रूप से इसे महसूस किया था, लेकिन उसके शरीर को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। ये कहने के बाद यह उसकी ढिलाई के कारण भी था। यदि वह हाई अलर्ट पर होता तो वह उस प्रहार को चकमा देने में सक्षम होता। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा सबक है। बेहतर होगा कि तुम कुछ ऐसी चीजें न करो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, भले ही तुम एक सेंट हो। अन्यथा परिणाम ऐसे नहीं होंगे जिन्हें तुम एक मामूली प्रीसेंट वहन कर सको। नेक इस आवाज से अपरिचित था। ये वे प्रतिष्ठित बुजुर्ग नहीं थे जिन्होंने अभी उससे बात की थी। नेक दंग रह गया। इरिडेसेंट सेक्ट की एक और प्रतिष्ठित बुजुर्ग प्रकट हुई। इसके विपरीत सेलेस्टे इस आवाज से बहुत परिचित थी। जिस व्यक्ति ने बात की वह उसकी गुरु एरा थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? सेलेस्टे मेरी शिष्या है। किसने तुम्हें उसकी सहमति के बिना उस पर माइंड सीड लगाने की अनुमति दी? क्या मैं तुम्हारे लिए अस्तित्व में नहीं हूं? एरा ने तीखेपन से पूछा। सेलेस्टे उत्साहित थी। वह जानती थी कि मास्टर उसे नजरअंदाज नहीं करेंगी। उनके बीच लगभग 2000 साल के रिश्ते को झुठलाया नहीं जा सकता था। प्रतिष्ठित बुजुर्ग, मुझे मिस सेलेस्टे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। सच में मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगी, नेक ने दबी आवाज में समझाया। यह मामला मूल रूप से उसकी गलती थी। वह अभी भी बकवास कर सकता था और नोवा का सामना करते समय बदमाश बन सकता था, और नोवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब वह एरा का सामना कर रहा था जो उससे कहीं अधिक मजबूत थी। इसलिए उसने अब और बकवास करने की हिम्मत नहीं की और केवल आज्ञाकारी रूप से अपनी गलती स्वीकार कर सका। दफा हो जाओ, तुम्हें फिर से इरिडेसेंट सेक्ट में कदम रखने की अनुमति नहीं है, एरा ने कहा। जी प्रतिष्ठित बुजुर्ग, अलविदा। नेक के बोलने के बाद वह मुड़ा और एक अंतरिक्ष दरार फाड़ दी और जल्दी से अंदर जाकर गायब हो गया। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। 2 ट्रू सेंट्स का सामना करने से कौन नहीं डरेगा? इतनी देर तक बात करने के बाद भी वह यह अंदाजा नहीं लगा सका कि उसके विरोधी कहाँ थे। अध्याय 1533। इरिडेसेंट सेक्ट के 2 प्रतिष्ठित बुजुर्गों की उपस्थिति ने नेक को निराशा में जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी चुनी हुई 2 सात परियों को भी नहीं लिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला आज ऐसी स्थिति में बदल जाएगा। मुख्य रूप से नेक ने इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों के रवैये का गलत अनुमान लगाया। वे सभी साइंस एसोसिएशन के साइंस थे। उन्हें हर समय एक दूसरे को देखना पड़ता था, इसलिए उन्हें कम से कम नेक को कुछ सम्मान दिखाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। हालांकि इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग निर्दयी थे। जो पहली बाहर आई उसने केवल उसे मौखिक रूप से चेतावनी दी थी। हालांकि जब सेलेस्टे की गुरु बाहर आई तो उन्होंने तुरंत नेक पर हमला कर दिया, जिससे सेंट नेक पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। किसी भी मामले में नेक ने आज के मामले पर ध्यान दिया। यदि भविष्य में कोई मौका मिला तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए कहीं न कहीं ढूंढ लेगा। हालांकि नेक ने महसूस किया कि यदि वह इरिडेसेंट सेक्ट के सेंट रेल्म प्रतिष्ठित बुजुर्गों से लड़ता है तो उसके जीतने की संभावना बहुत कम थी।
बेशक ये निराशाजनक नहीं था। इरिडेसेंट सेक्ट स्टार किंगडम में मजबूत था, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। इसके अलावा सभी ताकतों के इरिडेसेंट सेक्ट के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और कुछ के उनके साथ खराब संबंध थे। यदि वह वापस गया और अच्छी योजना बनाई तो उसे विश्वास था कि वह इसका समाधान ढूंढ सकता है। किसी भी मामले में सेंट्स के पास असीमित समय था। जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तब देखेंगे, नेक ने अपने दिल में चुपचाप कहा। फिर उसने सीधे 6 डायमेंशनल स्पेस में प्रवेश किया और सिमंस महाद्वीप की दिशा में भागा। प्रीसेंट अधिकतम 5 डायमेंशनल स्पेस को ही फाड़ सकते थे और 6 डायमेंशनल स्पेस में चल सकते थे। नेक के जाने के बाद इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी हॉल के खंडहरों के बीच कुछ देर सन्नाटा रहा। एरा और अन्य प्रतिष्ठित बुजुर्ग प्रकट नहीं हुई। नोवा साहिल के पास आए। जब उसने इस चमत्कार करने वाले बच्चे की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। वह एक बिगिनर रूलर रैंकर नेक के प्रीसेंट रैंक के हमलों का सामना करने में कामयाब रहा। यह अभूतपूर्व था। नोवा ने अपने दिमाग में स्टार किंगडम के इतिहास को खोजा और ऐसा कोई युवक नहीं था। भले ही नेक ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे साहिल, एक बिगिनर रूलर रैंकर, सहन करने में सक्षम होना चाहिए था। यहाँ तक कि वह भी शायद जीवित नहीं बची होती, एक रूलर रैंकर की तो बात ही छोड़िए। हालांकि साहिल ठीक था। इसके अलावा नेक द्वारा दूसरे हमले में अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद भी साहिल जीवित था। नोवा ने महसूस किया कि साहिल नाम के इस युवक का भविष्य उज्ज्वल है। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप किसी आपदा से बच गए हैं तो आपका भविष्य धन्य होना चाहिए। साहिल ने जो अनुभव किया वह एक घातक स्थिति थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह मजबूत था या भाग्यशाली। वैसे भी एक सेंट के हमलों से बचने में सक्षम होने के लिए कौशल की आवश्यकता थी। भाग्य भी शक्ति की ही एक अभिव्यक्ति थी। कभी कभी भाग्य प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता था। स्टार किंगडम में जो लोग बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे लेकिन बहुत भाग्यशाली थे, वे अभी भी अधिपति बन सकते थे। इस तरह के भाग्य वाले लोग इत्मीनान से टहलते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के कीमती खजाने भी पा सकते थे। यदि वे उन खंडहरों में प्रवेश करते जो निश्चित रूप से उन्हें मार डालते, तो वे खजाने के साथ जीवित बाहर आने में सक्षम हो सकते थे जबकि अन्य मारे जाते। यह महान भाग्य होने की शक्ति थी। जब स्पष्ट रूप से एक घातक स्थिति का सामना करना पड़ता था, तब भी वे आपदा को टालने और अंत में शिखर पर चढ़ने में सक्षम होते थे। फिर भी ऐसे लोग बहुत दुर्लभ थे। स्टार किंगडम के पूरे ज्ञात इतिहास में ऐसे केवल कुछ ही मामले थे। एक बार जब महान भाग्य वाला ऐसा कोई मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता, तो स्टार किंगडम की सभी ताकतें निश्चित रूप से उनके लिए लड़तीं। हालांकि क्योंकि भाग्य बहुत काल्पनिक था, इसे किसी भी सामान्य माध्यम से पहचाना नहीं जा सकता था और इसका अनुमान केवल पिछले अनुभव से ही लगाया जा सकता था। अध्याय 1534। इसके विपरीत प्रतिभा पहचानी जा सकती थी। इसलिए स्टार किंगडम की प्रमुख ताकतें निश्चित रूप से एक काल्पनिक संभावना पर दांव लगाने के बजाय महान प्रतिभा वाले लोगों को चुनेंगी। नोवा ने अनुमान लगाया कि साहिल के पास महान भाग्य होने की संभावना थी, अन्यथा वह एक रूलर रैंकर के रूप में प्रीसेंट के हमले से कैसे बच सकता था। उसे साहिल के अनुभव का पता लगाने की आवश्यकता थी ताकि वह विशिष्ट स्थिति का उचित आकलन कर सके। साहिल, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? नोवा घुटनों के बल बैठी और चिंता से पूछा। ये पहली बार है जब उसने किसी युवक की इतनी परवाह की है। मैं ठीक हूँ, साहिल ने अपना सिर हिलाया और कहा। हालांकि उसका सिर अभी भी सूजा हुआ था और दर्द में था, साहिल नहीं चाहता था कि दूसरे उसकी मदद करें, अन्यथा उसकी माइंड पावर का रहस्य उजागर हो जाएगा। वह तब तक अपने ट्रम्प कार्डों को बहुत अधिक उजागर नहीं कर सकता था जब तक कि वह पर्याप्त मजबूत न हो जाए। साहिल, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक नज़र देखूंगी, सेलेस्टे ने कहा। ठीक है। साहिल ने सेलेस्टे की दयालुता को मना नहीं किया क्योंकि दूसरा पक्ष उसकी माइंड पावर का रहस्य जानता था। इसके अलावा इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद आज जब उसे जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ा तो सेलेस्टे के प्रदर्शन के साथ मिलकर ये कहा जा सकता था कि साहिल उस पर बहुत भरोसा करता था। सेलेस्टे साहिल को सहारा देने ही वाली थी ताकि वे उसके निवास पर जा सकें और वह उसकी जांच कर सके। उसने अभी साहिल को उठाया ही था, लेकिन इससे पहले कि उसे ले जाने का समय मिलता उसने एक आवाज़ सुनी। रेड, उसकी गुरु एरा ने बात की थी। सेलेस्टे ने जल्दी से साहिल को नोवा की ओर धकेला और नोवा से उसकी मदद करने के लिए कहा। फिर उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मास्टर, तुमने आज इस घटना को अंजाम दिया। इससे न केवल संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ, बल्कि तुमने एक सेंट को भी नाराज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप संप्रदाय के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया। क्या तुम अपनी गलती जानती हो? एरा ने ठंडेपन से कहा। सेलेस्टे हतप्रभ रह गई। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी गुरु ने ऐसा क्यों कहा। यह घटना वास्तव में उसके कारण हुई थी, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। ये सब उस बदमाश नेक की गलती थी। यदि उसने उस पर माइंड सीड नहीं लगाया होता तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह नहीं होता। मास्टर, मैं
सेलेस्टे समझाना चाहती थी, लेकिन कुछ ही शब्दों के बाद एरा ने बेरहमी से उसे बीच में ही रोक दिया। मैं स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहती और मैं प्रक्रिया को नहीं जानना चाहती। मैं केवल परिणाम देखूंगी। जो मैं अब देख रही हूं वह यह है कि इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी हॉल को जमींदोज कर दिया गया है और खंडहरों में बदल दिया गया है। इस संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी गंभीर नुकसान होगा, और साथ ही तुमने एक सेंट को नाराज किया और भविष्य के लिए एक छिपा हुआ खतरा पैदा किया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। एरा की बातों ने सेलेस्टे को अन्याय महसूस कराया और वह रोना चाहती थी। मैं वापस नहीं जा सकती। मैं अब वास्तव में वापस नहीं जा सकती। उस समय उसकी गुरु उसके प्रति बहुत अच्छी थीं। यदि कोई उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता तो उसकी गुरु निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के पलटवार करती। अब उसकी गुरु ने न केवल उसकी चोटों को नज़रअंदाज किया, बल्कि उन्होंने सेलेस्टे को उस भारी नुकसान के लिए भी दोषी ठहराया जो उसने संप्रदाय के हितों को पहुंचाया था। सेलेस्टे अपनी गुरु एरा से पूछना चाहती थी, क्या मेरा आकर्षक शरीर वास्तव में इतना महत्वपूर्ण था? क्या मैं अब तुम्हारी शिष्या नहीं हूं क्योंकि मैंने इसे खो दिया है? भले ही सेलेस्टे नासमझ थी, लेकिन अब जब चीजें इस स्तर तक बढ़ गई थीं, तो वह सब कुछ समझ गई थी। जब उसने संप्रदाय छोड़ा था तब वह सामान्य थी, लेकिन जब वह वापस आई तो सब कुछ बदल गया। इसका कारण उसके आकर्षक शरीर का सक्रिय होना था, जिसके कारण वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक सामान्य व्यक्ति बन गई। इसलिए उसकी गुरु अब उसे पसंद नहीं करती थीं और अब उसका पक्ष नहीं लेती थीं। अब उसकी गुरु अपनी सारी उम्मीदें लोरेन पर टिका रही थीं। वाकई सभी बड़े लोग बहुत वास्तविक होते हैं और उनमें कोई भावनाएं नहीं होती। इस पल सेलेस्टे को एहसास हुआ और उसका दिल ठंडा पड़ गया। अध्याय 1535। मास्टर, ये सब मेरी गलती है और मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। सेलेस्टे ने शून्य भाव से कहा। अपने सबसे करीबी व्यक्ति द्वारा इस तरह व्यवहार किए जाने से उसका दिल पहले से ही ठंडा हो चुका था। चूंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हें 100 साल के लिए आइस कैवन में दीवार का सामना करने की सजा दूंगी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जैसे ही एरा ने यह कहा, साहिल के अलावा प्रमुख नोवा सहित हर कोई चौंक गया। 100 साल के लिए आइस कैवन में दीवार का सामना करना। आइस कैवन वह जगह थी जहां इरिडेसेंट सेक्ट अपने गद्दार शिष्यों को सजा देता था। वहां कोई रोशनी नहीं थी और बेहद ठंडी हवा सभी सुरक्षा कवच को भेद सकती थी। यहां तक कि एक पीक इटर्नल को भी विरोध करने में परेशानी होती। हालांकि वे मरेंगे नहीं, लेकिन जो कोई भी गुफा में प्रवेश करता था उसे अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता था। आइस कैवन में प्रवेश करने वाले 90% लोगों को तब तक प्रताड़ित किया जाता था जब तक कि वे पागल न हो जाएं। भले ही वे पागल न हुए हों, बाहर आने के बाद उनका स्वभाव काफी बदल जाता था और वे निर्दयी प्राणी बन जाते थे। एल्डर रेड ने इरिडेसेंट सेक्ट को धोखा नहीं दिया, तो प्रतिष्ठित बुजुर्ग एल्डर रेड को 100 साल के लिए आइस कैवन जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? नोवा सहित इरिडेसेंट सेक्ट के लोग नहीं समझ पाए। हालांकि उन्होंने जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की। इरिडेसेंट सेक्ट में प्रतिष्ठित बुजुर्गों के शब्द पवित्र थे। उनका उल्लंघन करने या उन पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहां तक कि प्रमुख नोवा भी अलग नहीं थी। सेलेस्टे एक पल के लिए ठिठक गई और फिर शांति से उत्तर दिया, मास्टर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह अच्छा है। तुम्हें अभी आइस कैवन जाना चाहिए। जी मास्टर। सेलेस्टे दीवार का सामना करने के लिए आइस कैवन की ओर बढ़ने के लिए बोलने के बाद मुड़ी और चली गई। जाने से पहले उसने साहिल और नोवा पर एक नज़र डाली। नोवा ने सेलेस्टे की आंखों के भाव को समझ लिया। उसने ये दिखाने के लिए थोड़ा सिर हिलाया कि वह समझ गई है। दूसरी ओर साहिल स्तब्ध था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह स्पष्ट था कि यह सब उस मूर्ख नेक के कारण हुआ था, तो सेलेस्टे को क्यों दोषी ठहराया जाना चाहिए? आइस कैवन कहाँ है? यदि वह 100 साल तक दीवार का सामना करती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह 100 साल तक बाहर नहीं आ सकती? क्या ये हिरासत है? नोवा, यह एक अन्य प्रतिष्ठित बुजुर्ग की आवाज़ थी। प्रतिष्ठित बुजुर्ग, मैं यहाँ हूँ। नोवा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मैं बाकी सब तुम पर छोड़ दूंगी। तुम्हें नेक की निगरानी करनी चाहिए ताकि वह वीआईपी हॉल को बिना किसी गलती के उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सके। जी प्रतिष्ठित बुजुर्ग, इसके अलावा तुम्हें 3 महीने में होने वाले समारोह की तैयारी करनी है। इतने सालों के एकांत के बाद हम चारों का यह पहला प्रदर्शन है और यह इरिडेसेंट सेक्ट के लिए अपनी ताकत दिखाने का भी अच्छा समय है। हमें समारोह को यथासंभव भव्य और राजसी बनाना चाहिए। चिंता मत कीजिए प्रतिष्ठित बुजुर्ग, मैं समझ गई हूँ। मैं निश्चित रूप से 3 महीने में समारोह को अभूतपूर्व भव्यता के स्तर पर आयोजित करूंगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं। यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमसे संपर्क कर सकती हो। अलविदा प्रतिष्ठित बुजुर्गों, नोवा ने जोर से कहा। अलविदा प्रतिष्ठित बुजुर्गों, मध्यम आयु वर्ग के परिचारक और 7 परियों ने भी एक स्वर में कहा। इरिडेसेंट सेक्ट के 2 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के चले जाने के बाद साहिल को भी नोवा द्वारा अकेले रहने के लिए एक छोटे से आंगन में ले जाया गया। वीआईपी क्षेत्र नष्ट हो गया था, इसलिए वह केवल सामान्य क्षेत्र में ही रह सकता था।
अध्याय 1536। हालांकि साहिल को उसकी परवाह नहीं थी, वह कहीं भी रह सकता था। साहिल, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जांच करूं? मैं ये देखने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं कि क्या नेक ने तुम पर कुछ नीच चालें छोड़ी हैं। नोवा साहिल के सामने बैठी और पूछा। नहीं धन्यवाद लेडी ड्रीम। अपनी माइंड पावर को उजागर करने से बचने के लिए साहिल ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इसके अलावा वह अपनी शारीरिक स्थिति से बहुत वाकिफ था। कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि नेक के 2 हमलों का जोरदार विरोध करने के बाद उसकी माइंड पावर थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए उसे कुछ समय के लिए आराम करने की आवश्यकता थी। आपका स्वागत है साहिल। चूंकि तुम एल्डर रेड को नाम से बुलाते हो तो तुम मेरे साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। मुझे लेडी ड्रीम कहने से मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर हो, नोवा ने कहा। उसने साहिल की जांच करने पर जोर नहीं दिया। साहिल के पास अपने स्वयं के ट्रम्प कार्ड और रहस्य होने चाहिए यदि वह नेक के दोनों हमलों का विरोध कर सकता था। चूंकि दूसरा पक्ष अनिच्छुक था तो इसे भूल जाओ। लेडी ड्रीम, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। साहिल झिझका। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्टार किंगडम में शक्ति ही सब कुछ है, इसलिए हम वरिष्ठता के अनुसार एक दूसरे को संबोधित नहीं करते हैं, और एल्डर रेड के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा है। ठीक है फिर, नोवा। सही कहा युवक, इतने संयमित मत रहो। नोवा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। यह एल्डर रेड के बारे में है ना? हाँ, एल्डर रेड की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए तुम्हें पूछना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह बेकार है। यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं बचा सकती। नोवा ने अपना सिर हिलाया और कहा। नोवा, कृपया मुझे सेलेस्टे के बारे में सब कुछ बताएं। भले ही मैं उसकी मदद न कर सकूं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मेरा अनुरोध पूरा कर सकती हैं क्योंकि मैं बहुत आभारी रहूंगा। साहिल खड़ा हो गया और ईमानदारी से कहने के बाद नोवा के सामने झुक गया। साहिल को जानना था कि सेलेस्टे के साथ क्या हो रहा है और उसे बचाना था। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वह मरेगा। यहाँ तक कि इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी अपवाद नहीं थे। बेशक यह अभी नहीं होगा, लेकिन साहिल का मानना था कि जब तक वह सिस्टम का उचित उपयोग करेगा उसे सेलेस्टे को बचाने के लिए वापस आने में देर नहीं लगेगी। यदि इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों ने उसे रोकने की हिम्मत की तो उसे दूसरे पक्ष को एक गहरा सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सिर्फ सेंट रेल्म था। साहिल के लिए ये लाविश पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं था। पिछले नियमों के अनुसार जब तक उसके पास सैकड़ों हजारों भव्य अंक थे, साहिल एक सेंट बन सकता था। हालांकि सामान्य सेंट सेलेस्टे के गुरु के प्रतिद्वंद्वी नहीं लग रहे थे। यदि ऐसा था तो उसे और आगे जाने की आवश्यकता थी। साहिल, जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो भी यह बेकार है। ये केवल तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना देगा। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ। साहिल दृढ़ था। ओह, क्यों परेशान होना साहिल, मैं जानती हूँ कि एल्डर रेड के साथ तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन प्रतिष्ठित बुजुर्गों द्वारा लिए गए निर्णय को कोई नहीं बदल सकता, और यहाँ तक कि मैं प्रमुख भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। यदि तुम एल्डर रेड को देखना चाहते हो तो तुम केवल 100 साल तक इंतजार कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह तब तक तुम्हें पहचानेगी या नहीं। नोवा ने आह भरी। जो कोई भी 10 साल से अधिक समय तक आइस कैवन में रहा था वह या तो पागल हो गया था या एक निर्दयी प्राणी बन गया था जिसकी कोई भावनाएं नहीं रह गई थीं। एल्डर रेड को प्रतिष्ठित बुजुर्ग ने 100 साल तक आइस कैवन में दीवार का सामना करने की सजा दी थी। बाहर आने के बाद एल्डर रेड निश्चित रूप से वैसी नहीं रहेगी। भले ही साहिल तब तक इंतजार करे, वह उस व्यक्ति को नहीं देख पाएगा जिसे वह जानता था। नोवा, कृपया मुझे बताएं। यदि मैं विशिष्ट स्थिति नहीं जानता तो मैं निश्चित रूप से कल्टिवेट करने के लिए शांत नहीं हो पाऊंगा। साहिल ने भीख मांगी। जितना अधिक उसने नोवा को सुना उतना ही उसे लगा कि आइस कैवन कोई अच्छी जगह नहीं है। इटर्नल के लिए 100 साल लंबा समय नहीं था, लेकिन नोवा ने जो कहा उसने साहिल को सेलेस्टे के बारे में चिंतित कर दिया। अध्याय 1537। अंत में नोवा साहिल की जिद को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने सेलेस्टे के साथ जो हुआ उसके बारे में सच्चाई बताई। सीधे शब्दों में कहें तो आइस कैवन इरिडेसेंट सेक्ट की जेल थी। एक बार जब कोई गंभीर गलती करता था तो वे सजा स्वीकार करने के लिए आइस कैवन में प्रवेश करते थे। ये कहा जा सकता था कि वह जगह इरिडेसेंट सेक्ट के हर व्यक्ति का दुष्स्वप्न थी। प्रवेश करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता था। आइस कैवन कई परतों में विभाजित था। आप जितना नीचे जाते थे ठंड उतनी ही चरम होती जाती थी। इसके अलावा अत्यधिक ठंडी हवा माइंड पावर के समान एक विशेष ऊर्जा थी। माइंड पावर को छोड़कर अन्य सभी साधन इसके खिलाफ रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि अत्यधिक ठंडी हवा शरीर में प्रवेश करती है तो यह न केवल व्यक्ति को हड्डियों को भेदने वाला दर्द महसूस कराएगी, बल्कि यह उनकी भावनाओं को भी प्रभावित करेगी। यदि आप लंबे समय तक अत्यधिक ठंडी हवा के संपर्क में रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी धीरे धीरे बदल जाएगा। बाहर आने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा, भले ही वह पागल न हुआ हो।
चूंकि सेलेस्टे एक सॉवरेन रैंकर थी, इसलिए वह सबसे नीचे होगी। नोवा के दिमाग में एक बार जब सेलेस्टे 100 साल तक आइस कैवन के तल पर रहने के बाद फिर से उभरेगी तो वह मूल सेलेस्टे नहीं रह जाएगी। जैसे जैसे साहिल ने नोवा को सुना, उसका चेहरा और अधिक उदास होता गया। जब नोवा बोलना समाप्त कर चुकी थी, साहिल का चेहरा डूब गया और उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं। न केवल सेलेस्टे को आइस कैवन में प्रवेश करने के बाद भेदने वाले दर्द को सहन करना पड़ा और 100 साल तक दीवार का सामना करना पड़ा, बल्कि भविष्य में उसका स्वभाव भी बदल जाएगा। साहिल इसे स्वीकार नहीं कर सका। नोवा, क्या सेलेस्टे को बचाने का कोई तरीका है? साहिल ने दबी आवाज में पूछा। साहिल, मैं जानती हूं कि तुम एल्डर रेड को बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूं, इसके बारे में सोचना भी मत। कोई भी प्रतिष्ठित बुजुर्गों के निर्णयों को नहीं बदल सकता। यदि एल्डर रेड बाहर आना चाहती है तो उसे 100 साल तक आइस कैवन में रहना होगा और एक दिन भी कम नहीं। नोवा ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकूं? साहिल ने अनिच्छा से पूछा। नहीं, नोवा ने सीधे इनकार कर दिया। क्या होगा अगर कोई सेंट साथ आ जाए? साहिल अभी भी अनिच्छुक था। साहिल, तुम चीजों को बहुत सरल समझते हो। भले ही तुम किसी सेंट को आगे आने के लिए कहो, फिर भी एल्डर रेड को बचाना असंभव है। नेक सेंट है ना? तुमने ये भी देखा कि कैसे नेक प्रतिष्ठित बुजुर्गों के सामने केवल सम्मानजनक हो सकता था और अंत में प्रतिष्ठित बुजुर्गों की ताकत के सामने निराशा में पीछे हट गया। नोवा ने आह भरी। वह समझ गई कि साहिल का क्या मतलब था। वह घर जाना चाहता होगा और एल्डर रेड को बचाने के लिए एक सेंट को लाना चाहता होगा। दुर्भाग्य से यह विफल होना तय था। यह निश्चित नहीं था कि साहिल किसी सेंट को आगे आने के लिए कह सकता था या नहीं। आखिरकार एक सेंट स्टार किंगडम में एक श्रेष्ठ अस्तित्व था और हर कोई उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं कह सकता था। भले ही वह कर सकता था, उसे सबसे अधिक संभावना केवल एक प्री सेंट ही मिलेगा। इस तरह का सेंट प्रतिष्ठित बुजुर्गों के सामने बेकार था। उनके और नेक के बीच क्या अंतर था? जब तक साहिल को ट्रू सेंट नहीं मिल जाता, वह प्रतिष्ठित बुजुर्गों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि ये सब सिर्फ बातें थीं। एल्डर रेड को बचाने की उम्मीद अभी भी कम थी। किसी को ये जानना चाहिए कि इरिडेसेंट सेक्ट में 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग थे। इसलिए ट्रू सेंट होने का क्या फायदा था? इसके अलावा स्टार किंगडम के अधिकांश सेंट प्री सेंट थे। बहुत कम लोग ट्रू सेंट रैंक हासिल कर सके। साथ ही प्रत्येक ट्रू सेंट की एक विशिष्ट स्थिति होती थी और वे अपना चेहरा इतनी आसानी से नहीं दिखाते थे। अध्याय 1538। जाहिर है इसकी संभावना नहीं थी कि साहिल को ट्रू सेंट मिल जाएगा। यदि साहिल एल्डर रेड को आइस कैवन से बचाना चाहता था तो केवल एक ही रास्ता था, और वह था सीधे एक सीक्रेट सेंट को आगे आने के लिए कहना। यदि कोई सीक्रेट सेंट इरिडेसेंट सेक्ट में आता तो स्थिति बहुत अलग होती। चारों प्रतिष्ठित बुजुर्ग निश्चित रूप से इस व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाएंगे जो स्टार किंगडम में पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा था। हालांकि पूरे स्टार किंगडम में ज्ञात सीक्रेट सेंट्स की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। साहिल के लिए ऐसे पात्र के संपर्क में आना असंभव था। दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने के लिए कहना तो दूर की बात थी। नोवा, सेंट रेल्म एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इटर्नल रेल्म की तरह एक पदानुक्रम होना चाहिए। नेक सेंट रेल्म में नवागंतुक है। इस बीच इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग लंबे समय से सेंट रेल्म में थे, इसलिए वे नेक से बहुत मजबूत हैं। क्या आप मुझे शक्ति का विशिष्ट विभाजन बता सकती हैं? नोवा ने साहिल की ओर कुछ संदेह के साथ देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि साहिल जैसा व्यक्ति सेंट रेल्म के विभाजन को भी क्यों नहीं जानता था। क्या जिस बल से वह संबंधित है उसने उसे इस मामले के बारे में नहीं बताया? हालांकि नोवा ने अपने दिल में संदेह को दबा दिया और धैर्यपूर्वक समझाया, सेंट रेल्म वास्तव में इटर्नल रेल्म की तरह 3 रैंकों में विभाजित है। जो नेक की तरह सेंट रेल्म में नए हैं वे प्री सेंट हैं और अगला ट्रू सेंट है। मुझे लगता है कि एल्डर रेड की गुरु एरा एक ट्रू सेंट हैं और सेंट रेल्म की अंतिम रैंक सीक्रेट सेंट रैंक है। वर्तमान में स्टार किंगडम में ज्ञात सीक्रेट सेंट्स को उंगलियों पर गिना जा सकता है। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अन्य छिपे हुए सीक्रेट सेंट्स भी हैं, लेकिन वे बहुत अधिक नहीं होंगे। यानी स्टार किंगडम में सीक्रेट सेंट सबसे मजबूत है। साहिल ये सुनकर समझ गया। सेंट रेल्म की 3 अलग अलग रैंक प्री सेंट रैंक, ट्रू सेंट रैंक और सीक्रेट सेंट रैंक थीं। प्रत्येक रैंक को बिगिनर, मिड, लेट और पीक में भी विभाजित किया जाना चाहिए। नोवा के अंदाजे के मुताबिक सेलेस्टे की गुरु एक ट्रू सेंट थीं। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह एक बिगिनर ट्रू सेंट थी या पीक ट्रू सेंट। यदि साहिल सेलेस्टे को बचाना चाहता था तो सबसे सुरक्षित तरीका ट्रू सेंट के ऊपर के क्षेत्र तक पहुंचना था। कम से कम एक पार्शियल सीक्रेट सेंट की आवश्यकता थी, या यहां तक कि एक सीक्रेट सेंट की भी। साहिल ने अपने दिल में चुपचाप गणना की। वह अब केवल एक इटर्नल रूलर रैंक था और वह सेंट रेल्म सीक्रेट सेंट से बहुत दूर था। यदि वह सीक्रेट सेंट रैंक तक पहुंचना चाहता था तो उसे जितने भव्य अंकों की आवश्यकता थी वह बहुत बड़ी संख्या होगी। हालांकि साहिल अब उसकी चिंता नहीं कर सकता था।
उसे एक सीक्रेट सेंट बनने के लिए पर्याप्त भव्य अंक प्राप्त करने का तरीका खोजना था और फिर सेलेस्टे को बचाना था। इसके अलावा वह बहुत लंबा इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि सेलेस्टे लगातार भेदने वाले दर्द से पीड़ित थी। यदि अत्यधिक ठंडी हवा सेलेस्टे के शरीर में लंबे समय तक रही और उसके स्वभाव में भारी बदलाव आया तो ये परेशानी वाली बात होगी। नोवा, आपके कहे अनुसार हम सेलेस्टे को बचा सकते हैं जब तक कि कोई सीक्रेट सेंट आगे ना आ जाए, है ना? साहिल ने पूछा। हाँ, लेकिन साहिल, हालांकि मैं तुम्हारे जुनून को कम नहीं करना चाहती, मुझे तुम्हें बताना होगा कि पूरे स्टार किंगडम में केवल कुछ ही सीक्रेट सेंट हैं। तुम उन्हें आगे आने के लिए नहीं कह सकते और तुम्हारे लिए उनसे मिलना भी असंभव है। नोवा खुद को साहिल को बताने से नहीं रोक सकी। मुझे पता है, साहिल ने लापरवाही से उत्तर दिया। साहिल, मुझे तुम्हें याद दिलाने के लिए दोष मत देना। सीक्रेट सेंट ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे तुम जब चाहो मिल सको। एक बार जब तुम उन्हें नाराज कर देते हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नेक जैसा प्रीसेंट उनके पैर चूमने के लायक भी नहीं है, नोवा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। साहिल के भाव को देखकर उसे लगा कि साहिल किसी सीक्रेट सेंट को आगे लाने वाला है। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? वह इतनी आसानी से सीक्रेट सेंट कैसे ला सकता है? यदि वह गलती करता है तो वह अनंत कयामत में गिर जाएगा। अध्याय 1539। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं समझ गया कि आपके कहने का क्या मतलब है, लेकिन चिंता न करें, मैं किसी सीक्रेट सेंट को परेशान नहीं करूंगा, साहिल ने समझाया। वह जानता था कि नोवा ने उसे गलत समझा है। अभी वह किसी सीक्रेट सेंट से मदद मांगने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि खुद को सीक्रेट सेंट में बदलने के बारे में सोच रहा था। यदि नोवा जानती कि साहिल क्या सोच रहा है तो उसे लगता कि साहिल पागल हो गया है। एक बिगिनर रूलर रैंकर इतने कम समय में सीक्रेट सेंट बनना चाहता था। इस तरह की चीज असंभव होगी, भले ही वह एक सपना हो, वास्तविकता तो दूर की बात है। यह अच्छा है कि तुम समझ गए। यदि तुम किसी सीक्रेट सेंट को परेशान करने की हिम्मत करते हो तो यदि तुम्हारा सामना खराब मिजाज वाले व्यक्ति से हुआ तो तुम्हें थप्पड़ मारकर मार दिया जाएगा। एल्डर रेड को बचाने से पहले ही तुम अपनी जान गंवा दोगे। समझ गया। नोवा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, साहिल ने कहा। पूछो। जब तक मैं इसे कर सकती हूँ मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एल्डर रेड के बारे में कुछ नहीं कर सकती। नोवा, यह उसके बारे में नहीं है। सेलेस्टे बाहर से कुछ महिलाओं को वापस लाई थी और वे सभी मेरी अच्छी दोस्त हैं। सेलेस्टे ने उनकी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन अब सेलेस्टे आइस कैवन में प्रवेश कर चुकी है और अपनी रक्षा नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि आप उनकी देखभाल करने में मेरी मदद कर सकती हैं। आपका मतलब सेलेना और अन्यों से है? नोवा ने पूछा। बिल्कुल। नोवा, क्या आप उन्हें जानती हैं? साहिल ने वापस पूछा। मैं न केवल उन्हें जानती हूँ, बल्कि सेलेना मेरी निजी शिष्या है और बाकी भी नाम के लिए मेरी शिष्याएं हैं। मैं उनके लिए 3 दिनों में एक समारोह आयोजित करूंगी। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगी और उन्हें इरिडेसेंट सेक्ट द्वारा अन्याय किए जाने से बचाऊंगी, नोवा ने मुस्कान के साथ कहा। मैं देख रहा हूँ। फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके आसपास होने से मुझे विश्वास है कि इरिडेसेंट सेक्ट में उनका जीवन बहुत अच्छा होगा। बेशक, मैं इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हूँ। मेरी शिष्याओं के रूप में उनका जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। वैसे साहिल, तुम उनकी इतनी परवाह करते हो तो उनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ओह, हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सिर्फ दोस्तों से बढ़कर हो। नोवा, ज्यादा मत सोचिए, हम सच में सिर्फ दोस्त हैं। नोवा मुस्कुराए और पूछना जारी नहीं रखा। साहिल ने जिस तरह से उससे उन महिलाओं की देखभाल करने के लिए कहा, उससे वह जानती थी कि दोनों पक्षों के बीच का रिश्ता सरल नहीं था। हालांकि हर किसी के अपने रहस्य थे और चूंकि साहिल उसे नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। ठीक है साहिल, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे जाना होगा। अभी भी बहुत सी चीजें मेरे निपटने का इंतजार कर रही हैं। तुम्हें भी अच्छी तरह आराम करना चाहिए। चूंकि तुम आज एक आपदा से बच गए हो, मेरा मानना है कि तुम्हें भी बहुत कुछ एहसास हुआ होगा। अपनी ताकत सुधारने की कोशिश करो क्योंकि वह किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार किंगडम में सभी नियम शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और केवल वे जो सेंट रेल्म तक पहुंचते हैं नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होते हैं। धन्यवाद नोवा, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। नोवा ने आगे कहा, स्टार किंगडम में 2 वाक्य हैं, एक ये कि किसी को सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए और दूसरा ये कि सेंट्स के नीचे हर कोई एक चींटी है। इन 2 वाक्यों को याद रखना। पहला वाक्य यह है कि तुम्हें बिना किसी पछतावे के एक सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए और दूसरा वाक्य इसलिए है ताकि तुम कड़ी मेहनत करो। केवल जब तुम सेंट रेल्म तक पहुंचते हो तभी तुम चींटियों की श्रेणी से अलग हो सकते हो। भले ही मैं एक पीकिटनल हूँ, यदि मैं इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख नहीं होती तो मैं सेंट नेक के सामने अभी भी एक चींटी होती। मैं समझ गया।
खैर, मैं पहले चलती हूँ और यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। नोवा बोलने के बाद चली गई। नेक द्वारा ऐसा हंगामा किए जाने के बाद पूरा इरिडेसेंट सेक्ट गूंज रहा था। नोवा संप्रदाय के वरिष्ठों के साथ एक बैठक करने जा रही थी और सभी को एक उचित स्पष्टीकरण देने जा रही थी। साहिल छोटे से आंगन में रहता था। स्टार किंगडम पहुंचते ही उसे जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ा। इसने साहिल को बहुत परेशान कर दिया। नेक पहले से ही साहिल की हिट लिस्ट में था। एक बार जब उसके पास पर्याप्त ताकत हो जाएगी तो वह सबसे पहले इस आदमी को मारेगा। अगली चीज सीलिया और महिलाओं के स्वीकृति समारोह के 3 दिन बाद खत्म होने का इंतजार करना था। उनकी सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद साहिल इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ देगा। अध्याय 1540। वह बाहर जाकर भव्य अंक प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करेगा। जहां तक जाने की बात है, साहिल ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। वह सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप जाएगा। ये स्टार किंगडम का सबसे बड़ा महाद्वीप था और यह स्टार किंगडम का सबसे समृद्ध महाद्वीप भी था। पूरे स्टार किंगडम के लेनदेन का 80% यहीं से उत्पन्न होता था। इसलिए स्टार किंगडम में सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप के महत्व को देखा जा सकता था। इसके अलावा ये किसी बल का नहीं था। प्रत्येक बल का सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पर अपना उद्योग था और सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप का प्रबंधन सैंस एसोसिएशन के हाथों में था। सैंस एसोसिएशन का मुख्यालय भी इसी महाद्वीप पर था, इसलिए यहाँ कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता था। साहिल ने मूल रूप से जो जगह चुनी थी वह सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप नहीं थी। भले ही यह पैसे खर्च करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, साथ ही वहाँ बहुत सारे शक्तिशाली लोग भी थे। स्टार किंगडम के सैंस अक्सर यहाँ आते थे। यदि वह सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पर पैसे खर्च करते समय सावधान नहीं रहा तो दूसरों द्वारा उस पर ध्यान दिया जाएगा। साहिल की वर्तमान ताकत के साथ कोई भी उसे आसानी से मार सकता था। साहिल की शुरुआत की योजना के अनुसार वह कदम दर कदम एक छोटी सी जगह से शुरू करेगा और फिर अपनी ताकत बढ़ने के साथ धीरे धीरे सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप के करीब जाएगा। जब तक वह अंत में सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पर कदम रखेगा, वह अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा। ऐसा करने से वह ताकत को बहुत कम कर सकता था। ये सबसे उचित योजना थी। यह अफसोस की बात थी कि सेलेस्टे को उसकी गुरु द्वारा 100 साल तक आइस कैवन में दीवार का सामना करने की सजा दी गई थी, जिसने साहिल की योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। यदि वह मूल योजना का पालन करता तो साहिल नहीं जानता था कि उसे पर्याप्त शक्ति इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। सेलेस्टे इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सेलेस्टे को यथासंभव कम कष्ट सहना पड़े और अत्यधिक ठंडी हवा से प्रभावित होने से बचा जा सके, साहिल को उसे जल्द से जल्द बचाना था। इस प्रकार साहिल को अपनी योजना बदलनी पड़ी। उसे जल्दी करनी थी और सीधे सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप की ओर बढ़ना था। तभी साहिल बहुत कम समय में अधिक पैसा खर्च कर सकता था और अधिक भव्य अंक प्राप्त कर सकता था। हालांकि साहिल को सावधान रहना था और पूरे समय जरा भी ढील नहीं देनी थी। अवसरों के साथ अक्सर संकट भी आते थे। स्टार किंगडम में स्टार डॉलर की क्रय शक्ति पृथ्वी पर सोमरलैंड डॉलर के समान थी। यदि साहिल दसियों अरब या सैकड़ों अरब खर्च करता है तो ये सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप में बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकता है। आखिरकार ये स्टार किंगडम की सबसे समृद्ध जगह थी और यहाँ अनगिनत शक्तिशाली ताकतें तैनात थीं। हालांकि वह अपने खर्च को केवल वहीं तक सीमित नहीं करने वाला था। वह खरबों, दसियों खरबों या सैकड़ों खरबों भी खर्च करेगा। ध्यान न दिया जाना कठिन होगा। वह सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पर पहुंचने के बाद ही इसे धीरे धीरे कर सकता था। ताकत में वृद्धि के साथ वह स्वाभाविक रूप से अधिक खर्च कर सकता था। यदि साहिल एक सेक्रेड सेंट होता तो यदि वह सैकड़ों खरब स्टार डॉलर खर्च करता तो बोलने की हिम्मत किसकी होती। अध्याय 1541। 3 दिन बाद स्टार किंगडम में इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट पर इरिडेसेंट सेक्ट में डिंग डोंग संप्रदाय में घंटी लगातार बज रही थी। इस आवाज को सुनकर इरिडेसेंट सेक्ट के वे सभी शिष्य जो ड्यूटी पर नहीं थे मुख्य हॉल की ओर जाने लगे। आज प्रमुख नोवा का डिसाइपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी आयोजित करने का दिन था, इसलिए किसी ने भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस बार समारोह में केवल इरिडेसेंट सेक्ट के अपने शिष्यों ने ही भाग लिया। 3 महीने बाद होने वाले 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के एक्सेप्टेंस सेरेमनी की तुलना में इस आयोजन का पैमाना और प्रभाव बहुत छोटा था। इरिडेसेंट सेक्ट ने 3 महीने बाद होने वाले डिसाइपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी में भाग लेने के लिए पूरे स्टार किंगडम की सभी शीर्ष ताकतों को आमंत्रित किया था। दोनों समारोह बिल्कुल भी एक स्तर के नहीं थे। इस बार इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख और एक पीक इटर्नल नोवा शिष्यों को स्वीकार कर रही थीं। 3 महीने बाद 4 सेंट रेल्म प्रतिष्ठित बुजुर्ग अपनी शिष्या को स्वीकार करने वाले थे। दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह से अतुलनीय था। बेशक अगर नोवा इसे बड़ा बनाना चाहती तो वे स्टार किंगडम की अधिकांश ताकतों को भी आमंत्रित कर सकती थीं। आखिरकार वे इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख थीं।
उन्हें स्टार किंगडम की शीर्ष हस्तियों में से एक माना जा सकता था। हालांकि भले ही वे इसे बड़ा बनाना चाहती, लेकिन जो लोग शामिल होते वे निश्चित रूप से उस स्तर के नहीं होते जो 3 महीने बाद आने वाले थे। इसके अलावा नोवा ने प्रतिष्ठित बुजुर्गों से सुर्खियां चुराने की हिम्मत नहीं की, और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वे चीज़ों को बहुत हाई प्रोफाइल नहीं बनाती। भले ही 3 महीने बाद प्रतिष्ठित बुजुर्गों के लिए कोई समारोह न होता, फिर भी वे शायद लो प्रोफाइल ही रहती। साहिल भी इस समय मौजूद था। वह इरिडेसेंट सेक्ट में एक सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हो रहा था। चारों ओर देखने के बाद साहिल ने पाया कि हालांकि घटनास्थल पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुख्य हॉल के बाहर के चौक में भीड़ होने के बावजूद वहां केवल मुट्ठी भर पुरुष ही थे। उसके अलावा वहां केवल कुछ दर्जन पुरुष थे। साथ ही उनके लिए एक अलग क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ऐसा लग रहा था कि इरिडेसेंट सेक्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा सेलेस्टेक ने कहा था। यह एक ऐसा संप्रदाय था जो केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करता था। भले ही वहां पुरुष थे, वे या तो व्यवसाय के लिए यहाँ थे या अतिथि के रूप में। आखिरकार इरिडेसेंट सेक्ट की महिला शिष्यों के भी परिवार और दोस्त थे, इसलिए पुरुषों का समय समय पर उनसे मिलने आना सामान्य था। नोवा संप्रदाय के प्रमुख के लिए विशेष रूप से आरक्षित सीट पर बैठी थीं। जब उनके बगल की एक महिला ने सेलेना के नाम की घोषणा की तो सेलेना बाहर आए, हॉल के बीच में घुटने टेके और नोवा को नमन किया। सेलेना किंग, आपकी शिष्या आपको प्रणाम करती है मास्टर, सेलेना ने सम्मानपूर्वक कहा। चाय। उनके बगल में कोई तुरंत आया और सेलेना को एक कप चाय थमा दी। सेलेना ने उसे लेने के बाद वह उठी और नोवा के पास गई और दोनों हाथों से चाय भेंट की। मास्टर, कृपया चाय स्वीकार करें। नोवा ने चाय लेने के बाद एक घूंट भरा और कहा, अब से तुम मेरी निजी शिष्या हो। भविष्य में तुम्हारे शब्द और कार्य न केवल तुम्हारा बल्कि मेरा और इरिडेसेंट सेक्ट का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे आशा है कि तुम कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचोगी। मेरे और संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी मत करना, और साथ ही तुम्हें साधना के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं समझती हूँ, सेलेना ने अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा। इसके बाद उबाऊ प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला चली। उन्हें संप्रदाय के संस्थापक, इरिडेसेंट सेक्ट के मृत ग्रैंड मास्टर्स और कुछ ग्रैंड मास्टर्स को सम्मान देना था जिन्होंने इरिडेसेंट सेक्ट के विकास में बड़ा योगदान दिया था। अध्याय 1542। इसके अलावा उसे उन वरिष्ठों को भी जानना होगा जो संप्रदाय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर थे। साहिल धैर्यपूर्वक देखता रहा। आज के बाद वह इस जगह को छोड़ देगा। सेलेना और अन्य लोगों को बसते हुए देखने के बाद ही वह मन की शांति के साथ अपनी योजना पूरी कर सकता था। इस समय साहिल के कानों में चर्चा की कई आवाजें आ रही थीं। लेडी ड्रीम ने इतने वर्षों से शिष्यों को स्वीकार नहीं किया है और अब वे अचानक अपने नए शिष्यों की स्वीकृति की घोषणा करती हैं। लेडी ड्रीम को ऐसी उत्कृष्ट निजी शिष्या कहाँ से मिली? कौन जानता है, वह शिष्या जिसे प्रतिष्ठित बुजुर्ग 3 महीने में स्वीकार करेंगे, वह भी अचानक कहीं से आ गई। मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना भाग्यशाली है जिसे प्रतिष्ठित बुजुर्गों का साथ मिला और 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों को एक ही समय में उसे स्वीकार करने के लिए एकांत से बाहर आना पड़ा। संप्रदाय के इतिहास में ये पहला उदाहरण है। सही है ना? चूंकि प्रतिष्ठित बुजुर्गों द्वारा उन्हें इतना महत्व दिया जा रहा है, वह भविष्य में निश्चित रूप से इरिडेसेंट सेक्ट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगी। मैं इस रहस्यमयी महिला से मिलना चाहती हूँ ताकि देख सकूं कि वह कौन है। ऐसा लगता है कि हमें सभी 7 हाई प्रीस्टेस मिल गई हैं। अगर सेलेना लेडी ड्रीम की निजी शिष्या बन सकती है, तो वह निश्चित रूप से 7 हाई प्रीस्टेस के बीच एक जगह पाने में सक्षम होगी। उस रहस्यमयी महिला के अलावा जिसे प्रतिष्ठित बुजुर्ग स्वीकार करना चाहते हैं, हमें इस साल की 7 हाई प्रीस्टेस मिल गई हैं। ये तो पक्का है। 7 हाई प्रीस्टेस के पास भरने के लिए केवल ये 2 पद हैं और स्टार किंगडम में अनगिनत महिलाएं एक जगह के लिए लड़ रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कहीं से भी आई 2 महिलाओं द्वारा इन जगहों को छीन लिया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि रात में कितने लोग रोते रोते सोएंगे। 7 हाई प्रीस्टेस हमारे संप्रदाय में सबसे ऊंचे दर्जे वाली शिष्याएं हैं। उनमें से एक कौन नहीं बनना चाहेगा? स्टार किंगडम में प्रसिद्ध होने का ये सबसे अच्छा मौका है। संप्रदाय के अनेक सदस्य आपस में कानाफूसी कर रहे थे। साहिल ने सब कुछ सुना, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसे 7 परियों या 7 हाई प्रीस्टेस की परवाह नहीं थी। वह तब तक निश्चिंत रह सकता था जब तक सेलेना, सीलिया और अन्य सुरक्षित थे। वह उन्हें अस्थायी रूप से यहीं रहने देगा। जब वह पर्याप्त मजबूत हो जाएगा तो वह स्वयं उनकी रक्षा करेगा। सेलेस्टे से जुड़ी घटना के कारण साहिल के मन में इरिडेसेंट सेक्ट और 4 सेंट रेल्म प्रतिष्ठित बुजुर्गों, विशेष रूप से सेलेस्टे की गुरु के प्रति जरा भी लगाव नहीं था। जाहिर है उनकी शिष्या सेलेस्टे वह थी जिसे उस मामले में नेक द्वारा अपमानित किया गया था, लेकिन अंत में सेलेस्टे को सबसे गंभीर सजा स्वीकार करने के लिए आइस कैवन में भेज दिया गया। क्या एक शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए?
क्या शिक्षक को अपने शिष्यों की कमियों की रक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें धमकाए जाने से नहीं बचाना चाहिए? वह बूढ़ी चुड़ैल शिक्षक कहलाने के लायक ही नहीं है। यदि ये तथ्य न होता कि नोवा ने साहिल पर एक अच्छा प्रभाव डाला था और यह कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह सीलिया और अन्यों की रक्षा नहीं कर सकता था, तो साहिल सीधे सीलिया और अन्यों को अपने साथ ले गया होता। हालांकि नोवा प्रमुख थीं, लेकिन वे इरिडेसेंट सेक्ट के लिए निर्णय नहीं ले सकती थीं। इसलिए साहिल ने सेलेस्टे को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत होने के बाद महिलाओं को इरिडेसेंट सेक्ट से दूर ले जाने की योजना बनाई। मुख्य हॉल में समारोह अभी भी व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जल्द ही सेलेना ने पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी और एक तरफ हट गई। फिर नोवा के बगल वाली महिला ने पुकारना जारी रखा। सीलिया यंग, पल वॉर्नर, मिया कॉनकॉर्ड, एस्ट्रिड बार्लो, जूलिया स्टेफनी, अमेलिया हन, एवा स्नोडेन, गोल्डी रोजर्स और सैंडी लूथर। सभी 9 नाम पुकारे गए। सीलिया और अन्य लोग भी हॉल के बीच में गए और एक के बाद एक घुटने टेके, जिससे एक सुंदर दृश्य बन गया। 9 महिलाओं में से प्रत्येक के अपने गुण थे। उनमें से मिया और एस्ट्रिड सबसे सुंदर थीं और वे 7 परियों से कम नहीं थीं। ये काफी दुर्लभ था। मास्टर, आपकी शिष्या आपको प्रणाम करती है, उन 9 ने एक ही समय में सम्मानपूर्वक कहा। फिर उन्हें सेलेना जैसी ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अंतर यह था कि सेलेना नोवा की निजी शिष्या थी, जबकि सीलिया और अन्य 8 केवल नाम की शिष्याएं थीं। निजी शिष्या और नाम की शिष्या के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उनकी स्थिति और संसाधन आवंटन एक ही स्तर पर नहीं थे। सेलेना को स्वीकार करने के बाद नोवा ने 9 और लोगों को अपनी नाम की शिष्याओं के रूप में स्वीकार करना जारी रखा। इसने इरिडेसेंट सेक्ट के अनगिनत शिष्यों को चौंका दिया। ये बहुत अचानक हुआ। वे हमेशा सोचते थे कि नोवा केवल एक निजी शिष्या ले रही हैं। किसी को ये जानना चाहिए कि नोवा ने पहले कभी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया था। अध्याय 1543। समारोह समाप्त होने के बाद नोवा ने सार्वजनिक रूप से एक घोषणा की। उनकी निजी शिष्या सेलेना इरिडेसेंट सेक्ट की 7 हाई प्रीस्टेस में से एक बन जाएगी। अब तक इरिडेसेंट सेक्ट की 7 हाई प्रीस्टेस के 7 स्थानों में से 6 भर चुके थे। वे एक और के साथ 7 को इकट्ठा कर लेंगे। जहां तक अंतिम स्थान की बात है, हर कोई जानता था कि यह उस रहस्यमयी महिला के लिए आरक्षित है जो 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों से सीखने वाली थी। इसके अलावा ये रहस्यमयी महिला 7 हाई प्रीस्टेस की प्रमुख होगी। दूसरे शब्दों में इरिडेसेंट सेक्ट की नई 7 हाई प्रीस्टेस सभी एकत्रित हो गईं। उनके नाम स्टार किंगडम में प्रसिद्ध होंगे और 3 महीने में अनगिनत लोगों द्वारा जाने जाएंगे। फिर इरिडेसेंट सेक्ट के शिष्य व्यवस्थित तरीके से बिखर गए। साहिल भी अपने निवास पर लौट आया। उसने तुरंत नोवा से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वह जाने वाला है। जाने से पहले वह सेलेना और अन्य लोगों को भी देखना चाहता था। उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। अपनी खर्च करने की योजनाओं को लागू करने के लिए उसे जल्द से जल्द सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पहुंचना था। यदि वह इरिडेसेंट सेक्ट में रहता तो वह अपनी शक्ति को थोड़ा भी नहीं बढ़ा पाता। नोवा ने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ये देखने के बाद कि साहिल ने जाने का मन बना लिया है, उन्होंने उसे मनाना बंद कर दिया। वे जानती थीं कि साहिल एल्डर रेड को बचाने का रास्ता खोजने जा रहा है। हालांकि नोवा की राय में उसके सफल होने का कोई रास्ता नहीं था। 4 सेंट रेल्म प्रतिष्ठित बुजुर्गों वाला इरिडेसेंट सेक्ट केवल सेक्रेड सेंट्स को सम्मान दिखाएगा और किसी को नहीं। जल्द ही साहिल को एहसास होगा कि उसके लिए एल्डर रेड को बचाना असंभव है। नोवा ने एक परिचारक के लिए साहिल को सेलेना और अन्य लोगों के निवास पर ले जाने की व्यवस्था की ताकि वे अकेले में बातचीत कर सकें, उस छोटे से आंगन में जहां सेलेना और अन्य लोग रहते हैं। साहिल, तुमने कहा था कि तुम जा रहे हो? सीलिया ने साहिल को घूरते हुए पूछा। बाकी महिलाओं ने भी अपना ध्यान साहिल की ओर लगाया। हाँ, साहिल ने उत्तर दिया। कब? मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। क्या तुम इतनी जल्दी में हो? क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? सीलिया ने अनिच्छा से पूछा। हाँ साहिल, कृपया कुछ दिन और रुक जाओ, सैंडी ने मुंह फुलाकर विनती की। मुझे खेद है सीलिया, सैंडी, मुझे अभी भी महत्वपूर्ण काम करने हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। साहिल ने समझाया। तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमसे दोबारा मिलने कब आओगे? मैं सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप जाऊंगा। जहां तक बात है कि मैं तुमसे दोबारा कब मिलूंगा, मुझे यकीन नहीं है। किसी भी स्थिति में मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। साहिल, क्या तुम सेलेस्टे को बचाने की कोशिश कर रहे हो? सेलेना ने अचानक बीच में टोका। साहिल ने सेलेना की ओर देखा। फिर उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम सेलेस्टे के बारे में जानती हो? हाँ, मैंने संप्रदाय के लोगों से सुना है और हाल ही में इसके बारे में बात फैल गई है।
सेलेस्टे को उसकी गुरु द्वारा आइस कैवन में जाकर दीवार का सामना करने और अपनी गलतियों के बारे में सोचने की सजा दी गई थी। वह केवल 100 साल बाद ही बाहर आ सकती है। हमने ये भी सुना है कि आइस कैवन बहुत डरावनी जगह है। केवल वे लोग जिन्होंने संप्रदाय में गंभीर गलतियां की हैं उन्हें वहां भेजा जाएगा। सेलेस्टे ने क्या अपराध किया? उसकी गुरु ने उसे अंदर जाने और 100 साल तक दीवार का सामना करने के लिए क्यों कहा? सेलेस्टे इतनी अद्भुत व्यक्ति है। उसकी गुरु बहुत निर्दयी हैं। सही बात है, सेलेस्टे इतनी अद्भुत व्यक्ति है, इसलिए उसने कोई बड़ी गलती नहीं की होगी। उसे फंसाया गया होगा। साहिल, तुम्हें सेलेस्टे को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। सही है साहिल, तुम्हें सेलेस्टे को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा और तुम उसे आइस कैवन में कष्ट नहीं सहने दे सकते। सब एक साथ बोले। उनकी आंखों में साहिल सर्वशक्तिमान था। उस समय साहिल ने पृथ्वी को बचाया, फिर जब वह मिल्की वे गया तो उसने पूरी मिल्की वे को बचाया और मिल्की वे का मास्टर बन गया। इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि स्टार किंगडम में भी ऐसा ही होगा। उन्हें साहिल पर अटूट विश्वास था। चाहे साहिल कितनी भी चौंकाने वाली चीजें करे, वे इसे सामान्य ही मानेंगे। अध्याय 1544। चिंता मत करो सब लोग, मैं निश्चित रूप से सेलेस्टे को बचाऊंगा, इसलिए मुझे अब जल्द से जल्द निकलना होगा। अगर मैं एक दिन पहले निकलता हूं तो इसका मतलब हो सकता है कि सेलेस्टे को एक दिन कम प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। हालांकि साहिल ने ये कहा, लेकिन उसके दिल में एक कड़वी मुस्कान थी। सेलेस्टे को बचाना आसान नहीं है। जैसे ही उसने सभी की अत्यंत भरोसेमंद आंखों में देखा, साहिल उन्हें सच बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। साहिल, क्या तुम पक्का कर लोगे? अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो, सेलेना ने चिंता से कहा। इन महिलाओं में उसकी शक्ति सबसे अधिक थी। बचपन से ही वह पृथ्वी पर नंबर 1 छिपे हुए परिवार किंग परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए वह अधिक जानकार थी। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों के हाथों से सेलेस्टे को बचाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि वह ये भी जानती थी कि साहिल कितना असाधारण था, लेकिन यह स्टार किंगडम था। इतने सारे शक्तिशाली लोगों वाली एक उच्च स्तरीय सभ्यता। साहिल को यहाँ शून्य से शुरुआत करनी थी। वह इतनी जल्दी सेलेस्टे को कैसे बचा सकता था? चिंता मत करो, सेलेस्टे ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से उसे बचाऊंगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं मास्टर से बात करूं और देखूं कि क्या वे कुछ कर सकती हैं? सेलेना ने कहा। सही बात है, मैं कैसे भूल सकती हूं कि मास्टर इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हैं। सेलेस्टे के साथ उनके कितने अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि हम उनसे पूछ सकते हैं, सैंडी ने उत्साह से कहा। उसका मन सबसे शुद्ध था। उसने इसकी जटिलताओं के बारे में सोचा भी नहीं था। ये सुनकर साहिल के मन में फिर से कड़वी मुस्कान आई। यदि नोवा सेलेस्टे को बचा सकती तो मुझे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। चूंकि इसमें एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग शामिल थे जो एक ट्रू सेंट भी थे, केवल वही जो एक ट्रू सेंट से अधिक मजबूत थे, उनके पास सेलेस्टे को बचाने का मौका होगा। यहाँ तक कि इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख नोवा भी असहाय थीं। आखिरकार वे केवल एक पी की टनल थीं। चिंता करना बंद करो, तुम्हारी गुरु इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हैं और उन्हें संप्रदाय की समग्र स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में सेलेस्टे की गुरु शामिल हैं जो एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी हैं, इसलिए उनकी अपनी भी चिंताएं हैं। तुम अभी अभी उनकी शिष्या बनी हो, इसलिए अराजकता मत बढ़ाओ, साहिल ने सीधे मना कर दिया। सबको लगा कि वह सही कह रहा है। एक संप्रदाय के प्रमुख को कभी कभी पूरे संप्रदाय के दृष्टिकोण से मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। वे दूसरों की तरह जो चाहे नहीं कर सकती थीं। साहिल, तुम्हें चाहे कुछ भी हो सावधान रहना होगा। तुम्हारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मुझे पता है, चिंता मत करो। अगर मैं पृथ्वी जैसे छोटे ग्रह से शुरुआत करने और कदम दर कदम मिल्की वे के शीर्ष पर पहुंचने और मिल्की वे का मास्टर बनने में सक्षम था, तो मेरा मानना है कि मैं स्टार किंगडम में भी ऐसा ही कर सकता हूं। मैं निश्चित रूप से सेलेस्टे को बचा सकता हूं। साहिल, हमें तुम पर भरोसा है। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। सबने अपना समर्थन व्यक्त किया। साहिल ने उन्हें विदाई दी और सीलिया और अन्य लोगों ने उसे अनिच्छा से देखा। फिर उसने नोवा से संपर्क किया और कहा कि वह तुरंत निकल रहा है। नोवा खुद आए और साहिल को इरिडेसेंट सेक्ट से बाहर विदा किया। उन्होंने साहिल को एक मेमोरी स्टोन सौंपा और कहा, साहिल, इस मेमोरी स्टोन में स्टार किंगडम के ज्ञात क्षेत्रों का गैलेक्सी मैप है। ये भविष्य में स्टार किंगडम में इधर उधर जाने में तुम्हारे लिए मददगार होगा। धन्यवाद नोवा। पत्थर लेते हुए साहिल ने उन्हें धन्यवाद दिया। यही वह चीज थी जिसकी उसे अभी जरूरत थी। फिर मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। तुम्हारी यात्रा सुखद हो।
यदि तुम्हें किसी भी अनसुलझी समस्या का सामना करना पड़े तो तुम मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद नोवा, मैं समझ गया, अलविदा। अलविदा। साहिल पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। नोवा वहीं खड़ी रही। जाहिर तौर पर साहिल के लिए एल्डररेड को बचाना असंभव था, फिर भी किसी कारण से नोवा के दिल में उम्मीद की एक किरण थी, यह उम्मीद करते हुए कि कोई चमत्कार होगा। अध्याय 1545। साहिल द्वारा नोवा को अलविदा कहने और इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ने के बाद उसने वह मेमोरी स्टोन निकाला जो नोवा ने उसे दिया था। इस एक बार इस्तेमाल होने वाले मेमोरी स्टोन का कार्य बहुत सरल था। उपयोगकर्ता द्वारा इसे कुचलने के बाद अंदर की सामग्री स्वचालित रूप से मस्तिष्क में स्थानांतरित हो जाएगी। साहिल ने मेमोरी स्टोन को सीधे कुचल दिया। स्टार किंगडम के ज्ञात क्षेत्रों का एक पूरा नक्शा उसके दिमाग में आ गया। पूरे गैलेक्सी मैप्स स्टार किंगडम में बहुत दुर्लभ थे। सामान्य ताकतों के पास केवल वे क्षेत्रीय गैलेक्सी मैप्स थे जहां उनकी अपनी ताकतें स्थित थीं। केवल प्रमुख ताकतों के पास ही पूरा गैलेक्सी मैप होता था। नोवा ने साहिल को इतना उदार उपहार दिया था। गैलेक्सी मैप के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए साहिल ने दिशा की पहचान की, 3 डायमेंशनल स्पेस को फाड़ा, 4 डायमेंशनल स्पेस में प्रवेश किया और जल्दी से सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप की ओर चला गया। अब उसे बिना किसी देरी के अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अपनी योजना को जल्द से जल्द लागू करना था। शक्ति के बिना स्टार किंगडम में और कुछ भी मायने नहीं रखता था। कोई अपने शब्दों से अपने आसपास के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता था। वे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। यह अफसोस की बात थी कि साहिल की वर्तमान बिगिनर रूलर रैंक की शक्ति के साथ वह केवल 4 डायमेंशनल स्पेस में ही यात्रा कर सकता था। अन्यथा उच्च आयाम वाले स्थान में दूरी कम होती। यदि ऐसा होता तो साहिल को सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पहुंचने में कम समय लगता। इरिडेसेंट महाद्वीप से सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप की दूरी बहुत अधिक थी। भले ही साहिल 4 डायमेंशनल स्पेस में अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, फिर भी उसे पहुंचने में काफी समय लगेगा। जैसे ही साहिल सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप की ओर बढ़ा, इरिडेसेंट सेक्ट के भीतर एक निषिद्ध स्थान में आइस कैवन की निचली मंजिल पर दुनिया सफेद थी और वहां बेहद ठंडी और तेज हवाएं चल रही थीं। आसपास की हर चीज उस बर्फ से बनी थी जो 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। इटर्नल रेल्म से नीचे के सभी जीव अंदर कदम रखते ही पल भर में बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएंगे। सेलेस्टे उस समय पालथी मारकर बैठी थी। उसके शरीर पर पाले की एक मोटी परत जम गई थी। सौभाग्य से पिछले कुछ महीनों में जब उसने साहिल के साथ समागम किया था तो उसकी माइंड पावर में बहुत सुधार हुआ था, इसलिए वह अस्थायी रूप से अत्यधिक ठंडी हवा के आक्रमण का विरोध कर सकती थी। यदि उसके पास केवल उसकी पिछली माइंड पावर होती तो अत्यधिक ठंडी हवा उसके शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुकी होती। एक बार जब अत्यधिक ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती तो ये शरीर के विभिन्न अंगों को फ्रॉस्टबाइट कर देती और हड्डियों पर आक्रमण कर देती, जिससे पीड़ित को हड्डियों को भेदने वाला दर्द होता। दूसरी ओर, हालांकि अत्यधिक ठंडी हवा शरीर के विभिन्न अंगों में फ्रॉस्टबाइट पैदा करेगी, लेकिन इससे मृत्यु नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इटर्नल अपने शरीर की मरम्मत के लिए लगातार जीवन शक्ति उत्पन्न कर सकते थे। ये तब एक संतुलन बना देगा ताकि इस स्थान में प्रवेश करने वाले इटर्नल अत्यधिक ठंडी हवा द्वारा लाए गए बर्फीले दर्द को लंबे समय तक सह सके लेकिन मरे नहीं। ऐसी लगातार प्रताड़ना कौन सह सकता है अगर वे यहाँ दर्जनों या सैकड़ों साल तक रहें। सेलेस्टे अपने आसपास की अत्यधिक ठंड का विरोध करने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। उसे पूरी तरह से केंद्रित रहना था और वह जरा भी ढील नहीं दे सकती थी। अन्यथा यदि अत्यधिक ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती तो वह उसके शरीर में इच्छा को जगा देती। सेलेस्टे नहीं जानती थी कि यदि ये 2 ताकतें एक ही समय में सक्रिय हो गईं तो इसके क्या परिणाम होंगे। आखिरकार ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। किसी भी स्थिति में ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि भले ही वह अभी अत्यधिक ठंड का मुश्किल से सामना कर सके, लेकिन वह समय के साथ अपने शरीर की इच्छा को दबा नहीं पाएगी। अध्याय 1546। उस समय न केवल उसे अपनी इच्छा को दबाना होगा बल्कि उसे अत्यधिक ठंड का विरोध करने की भी आवश्यकता होगी। 2 विशाल शक्तियों ने उसे अंदर और बाहर से घेर लिया। सेलेस्टे को लगा कि वह इन सभी पहलुओं का ध्यान रखने में सक्षम नहीं हो सकती है और ये परेशानी वाला होगा। बस इतना था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। चूंकि मास्टर एरा ने उसे 100 साल तक आइस कैवन में दीवार का सामना करने के लिए कहा था, इसलिए उसे 100 साल तक वहीं रहना था। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल था कि वह 1 साल भी टिक पाएगी या नहीं, 100 साल तो दूर की बात है। अपने दिल में कड़वाहट के साथ सेलेस्टे ने खुद से बुदबुदाया, मास्टर आप अपनी शिष्या को मौका भी नहीं दे रही हैं। क्यों? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगी? जब ये स्पष्ट रूप से मेरी गलती नहीं है तो आप मुझे इस तरह सजा क्यों दे रही हैं? अतीत में जो लोग आइस कैवन में प्रवेश करते थे वे सभी संप्रदाय के सदस्य थे जिन्होंने गंभीर अपराध किए थे।
लेकिन मैंने क्या अपराध किया है? आपने मुझे 100 साल का दर्द सहने के लिए यहाँ भेजने से पहले हिचकिचाया भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक सेंट को नाराज किया। आप इतनी निर्दयी कैसे हैं? इरिडेसेंट सेक्ट एक प्री सेंट से इतना डरने कब लगा जिसने अभी अभी सेंट रेल में कदम रखा है? 100 साल? क्या 100 साल बाद भी मैं रहूंगी? मास्टर, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आपने मुझे पाला और मुझे मेरे सभी कौशल सिखाए। आपके बिना मैं बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी होती। इस प्रकार मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है और यदि आप मुझे मरने के लिए भी कहती हैं तो मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी। लेकिन इस बार मैं वास्तव में निराश हूं, क्योंकि मैं उस शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकती जो अपनी शिष्या के साथ अन्याय होने के बाद उसे सजा देता है। शायद आपके दिल में मैं उस पल आपकी शिष्या नहीं रही जब मैंने अपना आकर्षक शरीर खो दिया और एक सामान्य व्यक्ति बन गई। काश नेक ने उस समय मुझे मार ही दिया होता। इस तरह कम से कम मैं अभी भी कल्पना करने में सक्षम होती कि आपने उस कमीने नेक को मार डाला और मेरा बदला लिया। मैं इन 100 वर्षों को आपकी दयालुता का बदला चुकाने के रूप में मानूंगी। 100 साल बाद चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, आप मेरे दिल में अब मेरी मास्टर नहीं रहेंगी। हालांकि मैं अभी भी मुझे पालने पोसने के लिए आपका कर्ज चुकाऊंगी। साहिल, मुझे खेद है। मुझे तुम्हें स्टार किंगडम नहीं लाना चाहिए था। मुझे आशा है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। सेलेस्टे के खुद से बात करना खत्म करने के बाद वह फिर से खामोश हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि एयरा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह सेंट नेक से डरती थी। उसे एक प्री सेंट से बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। इसके बजाय सेलेस्टे के आकर्षक शरीर की सक्रियता ने एयरा और उसकी बहनों की योजना को बाधित कर दिया था और यह योजना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता था कि वे चारों बहनें इसी योजना के कारण अस्तित्व में थीं। उन्होंने इसमें बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत अधिक समय लगाया था। वे लगभग अंतिम चरण में थे, लेकिन चूंकि सेलेस्टे के साथ अचानक ऐसी दुर्घटना हो गई, इसलिए उनके पास इसे अस्थायी रूप से अलग रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोरेन को सेंट रेल तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना आसान नहीं था। भले ही लोरेन के पास एक बरकरार आकर्षक शरीर था और वह बेहद प्रतिभाशाली थी, फिर भी इसमें कम से कम हजारों साल लगेंगे। सेलेस्टे लगभग 2000 साल की थी और वह केवल लेट सॉवरेन रैंक पर थी। वह पीक इटर्नल तक भी नहीं पहुंची थी। यदि वह इटर्नल रेल को तोड़कर सेंट बनना चाहती थी तो इसमें कम से कम 1000 साल और लगेंगे और हो सकता है कि वह सफल भी न हो। यही कारण था कि एयरा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। भले ही सेलेस्टे एयरा को बताती कि उसने अपनी माइंड पावर को सुधारने का एक तरीका खोज लिया है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति नहीं खोई है, जैसा कि अब लग रहा था, इससे सेलेस्टे के प्रति एयरा के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस पल सेलेस्टे का आकर्षक शरीर सक्रिय हुआ था, वह पहले ही एयरा के लिए अपना मूल मूल्य खो चुकी थी। अध्याय 1547। दिन ब दिन समय बीतता गया। सेलेस्टे आइस कैवर्न के तल पर थी, अपनी पूरी ताकत से अत्यधिक ठंड के खिलाफ लड़ रही थी क्योंकि साहिल 4 डायमेंशनल स्पेस में सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। इरिडेसेंट सेक्ट के भीतर सेलेना और अन्य लोगों ने भी गहन साधना के लिए खुद को समर्पित करना शुरू कर दिया और इटर्नल रेल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। मूल रूप से सेलेना लेडी ड्रीम की निजी शिष्या के रूप में अधिक उन्नत निवास में रह सकती थी, लेकिन उसने सीलिया और अन्य लोगों से अलग होने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने अपनी गुरु नोवा से इस उम्मीद में आवेदन किया कि वह यहीं रुक सके ताकि वह सबके साथ अभ्यास कर सके और एक साथ प्रगति कर सके। साहिल की खातिर नोवा सहमत हो गई और सेलेना से सबका ख्याल रखने को कहा। समय बीतता गया और जल्द ही आधा महीना बीत गया। हर 2 या 3 दिनों में साहिल 4 डायमेंशनल स्पेस से बाहर आता और यह जांचने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में वापस आता कि उसका रास्ता सही है या नहीं और उसके गंतव्य से कोई विचलन तो नहीं है। वे मिल्की वे से स्टार किंगडम जाने के लिए 4 डायमेंशनल स्पेस में इतने लंबे समय तक इतनी लंबी दूरी तय करने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि सेलेस्टे के पास एक विशेष क्रूजिंग डिवाइस था। ये किसी भी समय उच्च आयामी स्थान में उनकी स्थिति निर्धारित करने में मदद कर सकता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने रास्ते से भटक न जाएं। भले ही कोई विचलन हो, वे समय रहते उसे सुधार भी सकते थे। हालांकि साहिल के पास यह नहीं था, इसलिए उसे बाहर आना पड़ता था और यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि वह सही रास्ते पर है। उच्च आयामी स्थान में यात्रा करते समय मूल मार्ग से भटकना आसान था। यदि समय पर सुधार न किया गया तो उसके अपने गंतव्य से दूर और दूर जाने की संभावना होगी। आमतौर पर उच्च आयामी स्थानों में यात्रा करने वाले लोग क्रूजिंग डिवाइस तैयार रखते थे। साहिल को इसका कोई अंदाजा नहीं था, अन्यथा उसने निश्चित रूप से नोवा से भी एक मांग लिया होता ताकि इतनी परेशानी न हो और उसे अपनी स्थिति की पुष्टि करने के लिए इतनी बार बाहर आने की आवश्यकता न हो।
शुरुआत में उसने एक हफ्ते तक इसकी जांच नहीं की, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसे पता चला कि वह अपने मूल मार्ग से काफी भटक गया था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो शायद वह अपने पूरे जीवन में कभी भी सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप नहीं पहुंच पाता। उसके बाद साहिल ने अपना सबक सीख लिया, इसलिए वह बार बार बाहर आता और यह सुनिश्चित करने के लिए देखता कि वह सही रास्ते पर है। स्टार किंगडम में एक शून्य में एक व्यापारिक जहाज सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप की ओर जा रहा था। सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पूरे स्टार किंगडम का सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार था। स्टार किंगडम के 80% लेन देन यहीं होते थे, जो दर्शाता है कि यह स्थान कितना समृद्ध है। वहां हर दिन विभिन्न आकारों के कई व्यापारिक जहाज आते जाते थे। अभी सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप की ओर जा रहा व्यापारिक जहाज उनमें से एक था। व्यापारिक जहाज उच्च आयामी स्थानों में यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल 3 डायमेंशनल स्पेस में धीरे धीरे यात्रा कर सकते थे। उनकी गति साहिल की तुलना में बहुत धीमी होगी, जो 4 डायमेंशनल स्पेस के माध्यम से यात्रा करता था। हालांकि व्यापारिक जहाज हमेशा इतनी धीमी गति से यात्रा नहीं करेंगे। एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने के बाद वे अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के लिए स्थापित वर्महोल का उपयोग कर सकते थे। ये बिल्कुल पृथ्वी पर राजमार्ग की तरह था। आमतौर पर वे केवल 40 मील प्रति घंटे की यात्रा कर सकते थे, लेकिन जब वे राजमार्ग पर आते थे तो वे 120 मील प्रति घंटे की यात्रा कर सकते थे, जो 3 गुना तेज होता था। हालांकि वर्महोल उससे कहीं अधिक तेज होंगे। यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में एक व्यापारिक जहाज की गति 40 मील के बराबर थी, तो वर्महोल में उसकी गति 4000 मील से अधिक तक पहुंच सकती थी, जो 100 गुना से भी अधिक तेज थी। बेशक वर्महोल का निर्माण और रखरखाव जटिल था, इसलिए उनके उपयोग में बहुत खर्च होता था। अध्याय 1548। माली जुंग धैर्यपूर्वक अपनी बेटी की जिज्ञासा का जवाब दे रही थी, लेकिन वह वास्तव में बेहद घबराई हुई थी। व्यापारिक जहाज सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप के वर्महोल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने ही वाला था। यात्रा का यह हिस्सा सबसे खतरनाक था, क्योंकि इस दिशा से सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप जाने वाले सभी व्यापारिक जहाज इस क्षेत्र से गुजरेंगे और वर्महोल के माध्यम से सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप जाएंगे। इसलिए व्यापारिक जहाज़ों को लूटने में माहिर बहुत सारे स्पेस पायरेट्स यहां घात लगाए रहते हैं। यदि उनका सामना सामान्य स्पेस पायरेट्स से होता तो ठीक होता। उन्हें केवल टोल चुकाना होता और उन्हें बिना किसी नुकसान के गुजरने दिया जाता। यदि उनका सामना अनवांटेड अपराधियों से होता जो लालची, क्रूर और बड़े अपराधों के लिए जिम्मेदार थे, तो न केवल इस जहाज का माल छीन लिया जाएगा, बल्कि माँ, बेटी और पूरे जहाज के जीवन को भी नहीं बख्शा जाएगा। यही बात माली को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। जब तक वे इस हिस्से को पार कर वर्महोल के प्रवेश द्वार तक सुरक्षित पहुंच जाते, तब तक उनकी यात्रा सफल मानी जाती। यह उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा लाभ भी ला सकता था और परिवार को समृद्ध बने रहने की अनुमति दे सकता था। स्टार किंगडम के जो व्यापारी जहाज़ों से यात्रा करते थे, वे वर्महोल के पास के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा डरते थे। यदि वे सावधान नहीं रहे तो वे और उनका जहाज नष्ट हो जाएंगे। ये पैसे की चाह में अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था। हालांकि स्पेस पायरेट्स सिर्फ किसी को भी नहीं लूटते थे, वे कुछ बड़े व्यापारिक घरानों के व्यापारिक जहाज़ों को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते तो बड़े व्यापारिक घराने उनका अंतहीन शिकार करने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजते। सीधे शब्दों में कहें तो ये स्पेस पायरेट्स केवल कमजोरों को डराएंगे, लेकिन ताकतवरों से डरेंगे। वे केवल छोटी ताकतों को ही निशाना बनाएंगे। यदि माली जैसे छोटे परिवारों के व्यापारिक जहाज़ों को स्पेस पायरेट्स द्वारा खोजा गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। यदि वे भाग्यशाली होते तो वे आपदाओं से बचने के लिए बस कुछ पैसे खर्च करते। यदि वे दुर्भाग्यशाली रहे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। माली अपने दिल में घबराहट के साथ प्रार्थना करती रही कि उसका सामना किसी स्पेस पायरेट से न हो। शिपमेंट सुरक्षित रूप से पहुंचा दिए जाने के बाद जुंग परिवार कुछ समय और जीवित रहने में सक्षम होगा। वह भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। एक महिला के रूप में वह भी अपने पति की देखभाल करना चाहती थी और घर पर अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसके पास ये जीवन नहीं था। अतीत में माली उस ग्रह पर जहां की वह रहने वाली थी और आसपास की आकाशगंगा में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। अनगिनत चाहने वाले उसका हाथ मांगने के लिए आगे आते थे। हालांकि वह बहुत अभिमानी थी। उसे उन लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन्होंने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। सभी लड़कियों के प्रेमपूर्ण आदर्श होते थे और सभी लड़कियों के सपने होते थे। माली एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिभाशाली और नायक से शादी करना चाहती थी, न कि अमीर परिवारों के इन बच्चों से जो अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने परिवारों पर निर्भर थे। हालांकि कई चाहने वालों में ऐसी ताकतों की कोई कमी नहीं थी जो जुंग परिवार से कहीं अधिक मजबूत थीं। अंततः जुंग परिवार दबाव सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने उसे शादी के लिए किसी को चुनने के लिए कहा। अंत में माली इतनी चिढ़ गई कि उसने अपने सपनों के राजकुमार से मिलने की उम्मीद में चुपचाप अपने परिवार को छोड़ दिया और अंतरिक्ष में भटकने लगी।
फिर वह दशकों के लिए चली गई। जब वह फिर से परिवार में लौटी तो उसका पेट बहुत बड़ा था। माली गर्भवती होकर परिवार में लौटी, लेकिन उसके साथ कोई पुरुष नहीं था। परिवार के बुजुर्गों ने चाहे कितना भी पूछा हो, उसने कभी नहीं बताया कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है। बस ऐसे ही माली ने अपने परिवार में अपनी वर्तमान बेटी को जन्म दिया और उसका नाम पेगी जुन रखा। दशकों पहले माली के चले जाने के कारण जुन परिवार को उनके आसपास की कुछ ताकतों द्वारा चुपके से दबा दिया गया था। जुन परिवार का जीवन भी धीरे धीरे खराब होता गया। अब जब माली गर्भवती होकर वापस आई तो इसने उन आसपास की ताकतों को नाराज कर दिया जिन्होंने जुन परिवार को शादी का प्रस्ताव दिया था। शुरुआत में वे बस अंधेरे से देख रहे थे। आखिरकार क्या वह आदमी जिसे माली पसंद करती थी वह घटिया होगा? ये तो छोड़िए, चूंकि वह इस आदमी के बच्चे के साथ गर्भवती थी, तो क्या होगा अगर वह केवल जल्दी वापस आ गई ताकि वे एक भव्य शादी की योजना बना सकें? कौन गारंटी दे सकता था कि माली का आदमी उनसे हीन था? क्या होगा अगर माली जिस आदमी से मिली वह स्टार किंगडम में एक प्रमुख शक्ति का प्रत्यक्ष वंशज था? अध्याय 1549। यदि उन्होंने जुन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की तो क्या वे मौत को दावत नहीं देंगे? इस समय जुन परिवार ने भी चुपके से कुछ खबरें फैलाईं। उन्होंने दावा किया कि माली के पेट में बच्चे का पिता स्टार किंगडम में एक निश्चित शक्तिशाली बल का उत्तराधिकारी था और वह भविष्य में पूरे परिवार का उत्तराधिकारी होगा, इसलिए उसकी शक्ति बेजोड़ रही होगी। जैसे ही खबर बाहर आई, सभी ने सचमुच इस पर विश्वास कर लिया। इसलिए जिस समय माली गर्भवती थी और अभी अभी जुन परिवार में लौटी थी, जुन परिवार को दबाने वाली ताकतें एक ही समय में रुक गईं और पिछले वर्षों में जुन परिवार को दबाने के लिए मुआवजा भेजा, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। जुन परिवार ने भी परिवार की ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। फिर वे माली के जाने से पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गए। हालांकि अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। माली की बेटी पेगी के जन्म के बाद आसपास की ताकतों ने अभी भी माली की शादी या स्टार किंगडम की किसी बड़ी ताकत के आने के बारे में नहीं सुना था। इसलिए वे बेचैन होने लगे और चुपके से और सावधानी से जांच शुरू कर दी। जुन परिवार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वे जानते थे कि रहस्य आखिरकार बाहर आ जाएगा। इसलिए वे केवल उतनी ही शक्ति इकट्ठा कर सकते थे जितनी संभव हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पेगी भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। आसपास की ताकतों ने तब निर्धारित किया कि माली का आदमी अस्तित्व में ही नहीं था। इस प्रकार उन्होंने जुन परिवार द्वारा धोखा दिए जाने के बाद अपना गुस्सा निकालने के लिए पूरी ताकत से जुन परिवार को दबाना शुरू कर दिया। यही कारण था कि हाल के वर्षों में जुन परिवार पर हर जगह पाबंदी लगा दी गई थी। उनकी ताकत को रसातल में गिरता हुआ बताया जा सकता था। यदि वे कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए तो जुन परिवार अपमानित हो जाएगा और एक साधारण परिवार बन जाएगा। उन्होंने अब सब कुछ छोड़ने और एकांत में रहने के लिए जगह खोजने के बारे में भी सोचा। हालांकि वे चिंतित थे कि वे लोग उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। माली को भी पता था कि वह वही थी जिसने जुन परिवार की वर्तमान स्थिति पैदा की थी। यदि उसने अपने परिवार की बात मानी होती और पास में ही शादी करने के लिए किसी सभ्य व्यक्ति को ढूंढ लिया होता तो जुन परिवार का अंत ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो वह शायद अब एक गृहिणी होती। हालांकि माली बहुत अभिमानी हुआ करती थी और उसने अपना शेष जीवन इस तरह जीने से इनकार कर दिया था। वह यात्रा करने और दुनिया देखने जा रही थी। यदि माली को अब चुनना होता तो वह अभी भी शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए घर पर किसी को खोजने के लिए तैयार नहीं होती। हालांकि यदि वह फिर से बाहर जाती तो वह खुद को फिर से इस स्थिति में गिरने नहीं देती और अपने पेट के बच्चे को बिना पिता के रहने के लिए मजबूर नहीं करती। माली अपनी बेटी को इस यात्रा पर केवल इसलिए ले गई क्योंकि जुन परिवार उनके आसपास की ताकतों द्वारा कोने में धकेला जाने वाला था। वे 1 साल से अधिक समय से व्यापारिक जहाज पर थे और वे जल्द ही सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पहुंचने वाले थे। यदि वे सफल होते तो जुन परिवार को भारी वित्तीय सहायता मिलती। हालांकि जुन परिवार वापस शीर्ष पर नहीं पहुंच सका, लेकिन कम से कम वे कुछ समय तक जीवित रहने में सक्षम होंगे। हालांकि जहां तक माली को पता था, वर्महोल तक पहुंचने से पहले अंतरिक्ष का वह हिस्सा पूरी यात्रा में सबसे खतरनाक अवधि थी। यहां बहुत सारे स्पेस पायरेट्स गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के आने का इंतजार कर रहे थे। यद्यपि अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में कार्य करने के लिए सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप द्वारा गश्ती जहाज भेजे गए थे, लेकिन उनकी गश्त का दायरा बहुत व्यापक था और वे पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर सकते थे। इसलिए गुजरने वाले जहाज केवल अपने भाग्य पर भरोसा कर सकते थे। यदि वे भाग्यशाली होते और सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप से गश्ती दल का सामना करते तो वे मूल रूप से सुरक्षित थे। स्पेस पायरेट्स गश्ती दलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही वे गश्ती दल से नहीं मिले, फिर भी वे तब तक ठीक रहेंगे जब तक उनका सामना स्पेस पायरेट से नहीं होता।
जब माली चुपचाप प्रार्थना कर रही थी तभी एक तेज धमाके ने उसे रोक दिया। उसकी बेटी पेगी डर के मारे चीख पड़ी और उसकी बाहों में समा गई। माली ने घबराहट में उधर देखा। केबिन में एक बड़ा छेद था और अचानक उनके कमरे में एक आकृति दिखाई दी। अध्याय 1550। साहिल ने उठने और चारों ओर देखने से पहले अपना चकराता हुआ सिर हिलाया। वह जाहिर तौर पर अब शून्य में नहीं बल्कि एक अजीब कमरे में था। उसे लगा कि वह सेंट्रल सेक्रेड महाद्वीप पहुंच गया है, लेकिन समय स्पष्ट रूप से गलत था। मैंने आधी दूरी भी तय नहीं की है। जब उसने माली और उसकी बेटी को देखा तो साहिल ने पूछा, मैम ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो? माली ने साहिल के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बेटी पेगी को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से पूछा, मैं एक राहगीर था और गलती से इस जगह आ टकराया। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगी। तुम स्पेस पायरेट नहीं हो? स्पेस पायरेट? कौन सा स्पेस पायरेट? साहिल ने संदेह से पूछा। माली हतप्रभ रह गई। क्या कोई ऐसा है जो स्पेस पायरेट्स के बारे में नहीं जानता? उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उन्हें अन्य स्थानों या अन्य लोगों में कुछ और कहा जा सकता है। स्पेस पायरेट्स उन बदमाशों का एक समूह है जो व्यापारिक जहाज़ों को लूटकर अपना गुजारा करते हैं, माली ने समझाया। साहिल समझ गया, तो वे पृथ्वी पर समुद्री लुटेरों की तरह हैं। इस परिपक्व और आकर्षक महिला ने शायद सोचा कि मैं एक स्पेस पायरेट हूं। साहिल को लगा कि उसका स्वभाव स्पेस पायरेट की छवि में फिट नहीं होना चाहिए। चिंता मत कीजिए मैम, मैं कोई लुटेरा नहीं हूं। क्या तुम सच में स्पेस पायरेट नहीं हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं स्पेस पायरेट होता तो मैं आपसे इतनी बातें क्यों करता? माली ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि साहिल सही था। अगर वह स्पेस पायरेट होता तो वह पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। वह इतनी बकवास क्यों करता? खट खट खट। इसी समय कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस, लगता है व्यापारिक जहाज अभी किसी चीज से टकराया है। मुझे पता है, ये शून्य में तैरता हुआ बजरी का एक टुकड़ा है। हंगामा मत करो सब लोग, बस आगे बढ़ो। माली ने दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति से कहा। ठीक है मिस। जिस व्यक्ति ने दस्तक दी थी वह चला गया। माली ने फिर से साहिल की ओर देखा। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उसने देखा कि जो लड़का अचानक उसके कमरे में दिखाई दिया था वह युवा और सुंदर था। साहिल पहली नज़र में किसी साधारण परिवार का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी छवि और स्वभाव अद्वितीय थे और वह स्पेस पायरेट जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इससे माली को कुछ देर के लिए सुकून मिला। जब वह बाहर भटक रही थी तो वह कई प्रतिभाशाली लोगों से भी मिली थी। हो सकता है कि वह लोगों को न पढ़ पाए, लेकिन उसे कम से कम अलग अलग लोगों के साथ कुछ अनुभव तो था ही। ये लड़का साहिल पहली नज़र में साधारण नहीं लग रहा था। शायद वह किसी बड़ी ताकत का प्रत्यक्ष वंशज था जो प्रशिक्षण के लिए बाहर आया था। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? माली ने पूछा। मेरा नाम साहिल है। जहाँ तक बात है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, साहिल ने अपने हाथ फैलाए और जारी रखा, मुझे भी नहीं पता। तो तुम यहाँ आने से पहले क्या कर रहे थे? मैं बस शून्य में आराम कर रहा था। फिर अचानक मैं यहाँ दिखाई दिया। मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैं समझ गई, माली के मन में एक उत्तर था। साहिल शून्य में आराम कर रहा होगा जब उसका व्यापारिक जहाज वहां से गुजरा और गलती से उससे टकरा गया। उसने अप्रत्याशित रूप से असीम शून्य में एक व्यक्ति का सामना किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।